तो आज हम लोग फिर से यहाँ पे कल्टिवेटर अगेंस्ट हीरो सोसाइटी के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि इन दोनों लड़कियों को यहाँ पे मास्टर चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने एग्जाम फेल कर दिया था, वो भी एकदम आसान सा वुमन। लेकिन इनके सितारे गर्दिश में थे, इसलिए इनकी मुलाकात यहाँ पे लैंडबिन और जिहाओ से हो जाती है। पहले तो ये उनको एकदम गरीब ही समझते हैं, भिखारी टाइप, लेकिन जब वो दोनों अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो फिर ये उन्हें अपना मास्टर मान लेती है। लेकिन नियान यहाँ पे आके सब कुछ गुड़ गोबर कर देता है। वो लैंडबिन और जिहाओ को जेल में डाल देता है रूल्स को दोबारा तोड़ने के लिए। इसके बाद यहाँ पे मैंग और साउलो के डिसाइपल्स आके हैं, जो कि इन लोगों से पूछते हैं कि ये कैसी पोशाक पहनी है भाई। तो आगे से रोते हुए बताती हैं कि हमने ये नहीं पहनी, हमारे मास्टर की वजह से हमने ये पहनी है, और हालात तो इतने ज्यादा बुरे हैं कि वो इतने समय जेल है और हमें उनके लिए खाना पानी ले जाना पड़ता है। और यहीं से हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, तो हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। ये दोनों लड़की उन दोनों लड़कियों से कहती हैं, लेकिन तुम्हें तो हमेशा से स्ट्रॉन्ग मास्टर चाहिए था ना। जिसपे ये दोनों आगे से कहती हैं कि स्ट्रॉन्ग चाहिए था, बेवकूफ नहीं। वो दोनों एक नंबर के कहते हैं। खैर मैंग का डिसाइपल यहाँ पे जिहाओ के डिसाइपल से कहता है कि तुम निराश ना हो, मेरे लिए तुम्हारे पास एक अच्छी न्यूज है। तुम्हें इस दुनिया के सीक्रेट के बारे में पता है कि सीक्रेट वर्ल्ड के बारे में। वहीं पे यान इनकी बातों को काफी गौर से सुन रहा था। जिहाओ की डिसाइपल आगे से पूछती है कि कौन सा सीक्रेट वर्ल्ड भाई। तो फिर मैंग का डिसाइपल आगे से बताता है कि एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पे स्पेस के अंदर एक अजीबोगरीब प्लेनेट मिला है, जिसको वो लोग एलियन वर्ल्ड बुला रहे हैं, और वो प्लेनेट यहाँ पे डुवार्व के बगल में ही है। वहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्रेंस है और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए कोई भी वहाँ पे जा सकता है। साउलो का डिसाइपल आगे से पूछता है कि अंदर क्या हो सकता है। तो मैंग का डिसाइपल आगे से बताता है कि वहाँ पे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। इस पे साउलो के डिसाइपल इशारा करते हुए कहता है कि हमारे कॉलेज के अंदर पहले यहाँ पे मॉन्स्टर्स हैं जो कि काम करते हैं। इस पे मैंग का डिसाइपल बताता है नहीं, वो मॉन्स्टर अलग है, उनके पास सुपर पावर्स हैं जैसे कि इंसानों के पास होती हैं। और यही सबसे अजीब बात है और सबसे जरूरी भी। इसलिए सुपर ह्यूमन अलायंस यहाँ पे तैयारी कर रहा है। वो कुछ हीरोज को भेजना चाहता है ताकि वो लोग इन मॉन्स्टर्स के साथ निपट सके और उनके साथ बातचीत कर सके। कहते कि डुवार्फ, इल्फ और बाकी रेसेस भी इसे ज्वाइन करने वाली हैं। ऊपर से ये सिर्फ एक मिशन है जो कि वहाँ पे विजिटिंग के लिए है, इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन असल में ये मिशन यहाँ पे उन सभी मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करने के लिए किया जा रहा है। जिसपे ये तीनों आगे से खिल उठते हैं और आगे से कहते हैं कि हम भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लेकिन मैंग का डिसाइपल आगे से बताता है कि पार्टिसिपेट करना इतना भी आसान नहीं, यहाँ पे तुम्हें अपने मास्टर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंग का डिसाइपल मैंग के पास गया हुआ था परमिशन लेने के लिए, लेकिन मैंग ने इसके ऊपर डंडी से मारा और इससे कहा कि फालतू चीजों के ऊपर ध्यान न दो, चुपचाप प्रैक्टिस करो, ये चीजें तुम्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करेंगे और कुछ भी नहीं। इस पे मैंग का डिसाइपल आगे से रोने लगता है क्योंकि उसके जाने का बहुत ज्यादा मन था। इस पे जिहाओ की डिसाइपल आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि हम लोग यहाँ पे स्कैमर्स को बुला लेते हैं ना, चंगू मंगू को, वो हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन जिहाओ की डिसाइपल आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो हमारे मास्टर से भी ज्यादा एबनॉर्मल है, देखा नहीं कैसे सट्टाबाजी करते हैं, वो हमें भी बेच खाएंगे। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग लैंडबिन की डिसाइपल को देखते हैं जो कि यान के पास चली जाती है और वो यान से कहती है कि हमने तुम्हें कभी देखा नहीं, क्या तुम हमारे कॉलेज से हो और तुम्हारे ये कपड़े हमसे अलग क्यों हैं। यान उसे बताता है कि ये कपड़े पुराने जमाने के हैं, तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, कितने पुराने कपड़े हैं भाई, ये लगभग 3100 साल यानी 3100 साल। जो कि डिसाइपल आगे से कहती है ग्रैंड मास्टर यानी कि यान यहाँ पे अगर उनकी मदद करता तो वो लोग आसानी के साथ कहीं भी जा सकते थे। इस पे साउलो का डिसाइपल आगे से कहता है कि तुम सपने देख रही हो ना, हिस्टोरिकल मास्टर यहाँ पे सालों से नहीं दिखाई दिया, किसी ने आज तक उसे देखा भी नहीं है, पता नहीं वो कहाँ पे होंगे। उसी टाइम पे इन लोगों को लैंडबिन की डिसाइपल की आवाज सुनाई देती है जो भी यान से बात कर रही थी। लैंडबिन की डिसाइपल यान से पूछती है कि तुम कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट हो, कौन सी क्लास है तुम्हारी। यान आगे से बताता है कि तुम इसे पहली क्लास समझ लो। लैंडबिन की डिसाइपल आगे से एक्साइटेड होकर कहती है कि सच में। लैंडबिन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तुम्हारे पैदा होने से पहले की है, तुम्हारे मास्टर भी पैदा नहीं हुए थे तब से ये मैं पहन रहा हूँ। इसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं जो कि ये बात जान के बहुत ज्यादा हैरान और यान से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने भी ये कॉस्ट्यूम पहले नहीं देखी थी। इसके बाद चारों यहाँ पे यान की कॉस्ट्यूम देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी के पास प्योर ब्लैक कॉस्ट्यूम है। मैं जिहाओ की डिसाइपल यान के ऊपर लाइन मारने लगती है, ये कहते हैं कि ये तुम पे जच रहा है गुरु। साउलो की डिसाइपल उसे कहता है कि तुम्हारे एक लौंडे के ऊपर लाइन ही मारती रहती हो, चुप करो यार तुम। इसके बाद मैंग के डिसाइपल को एक तगड़ा आइडिया आता है और वो यान से कहता है क्या तुम हम लोगों को सीक्रेट वर्ल्ड लेके चल सकते हो। और वो बड़े प्यार से यान से कह रहा था। यान उनकी तरफ देखता है तो ये तीनों अपना सर झुका लेते हैं और आगे से यान से भीख मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज हमें यहाँ से ले चलो, हम बाहर घूमना चाहते हैं, पूरे दिन से प्रैक्टिस कर करके थक चुके हैं, हम मर जाएंगे ऐसे। यान को इन लोगों के ऊपर दया आ जाती है, इसीलिए वो अपने लिफाफे को बंद करता है और इन लोगों से कहता है ठीक है मैं तुम्हें लेके चलूंगा। इस पे ये सभी लोग खुश हो जाते हैं और आगे से नाचने कूदने लगते हैं, ये कहते हुए कि अब तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन उसी टाइम पे लैंडबिन की डिसाइपल इन्हें भाई रियलिटी का थप्पड़ मारती है, ये कहते हुए अगर ये लोग यहाँ से चुपचाप निकलेंगे और मास्टर को इस बारे में पता चलेगा तो ये इन्हें पनिशमेंट देंगे। यान इन लोगों से कहता है कि जब तुम लौट के वापस आओगे तो फिर कोई भी तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा। और वो मन के अंदर सोचता
बताता है कि है तो ये सभी उनके डिसाइपल्स ही ना, मैं मैंग और बाकी लोगों को बता दूंगा कि मैं इन्हें लेके जा रहा हूँ। इस पे सभी यहाँ पे यान की तारीफ करने लगते हैं कि तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। इसके बाद अगला सीन हीरो अलायंस का होता है, जहाँ पे हम लोग प्रेसिडेंट को देखते हैं और वो एस्ट्रोमैन से कहते हैं कि तुम रिजाइन करना चाहते हो। तो एस्ट्रोमैन बैग वैग बांध लेता है और वहां से जाते हुए कहता है हाँ भाई करना चाहता हूँ, अब इस अर्थ को मेरी और ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट उसे कहता है अगर तुम यहाँ पे चले जाओगे तो फिर सुपर ह्यूमन अकेडमी का क्या होगा और बाकी चीजें जो यहाँ पे चल रही है उनके बारे में क्या होगा। इस पे एस्ट्रोमैन जाते हुए कहता है कि उनकी मदद कोई भी कर लेगा, मैं चल रहा हूँ भाई, तुम्हारी मदद तुम जानो, मैंने पहले ही यहाँ पे जाने का फैसला कर लिया है। प्रेसिडेंट उससे पूछता है जा कहाँ रहे हो दादा, ये तो बता जाओ। तो एस्ट्रोमैन आगे से बताता है वो जा रहा है अपनी किस्मत यानी कि भाग्य को ढूंढने के लिए। इसके बाद हम लोग मैंग को देखते हैं जो चुपचाप अपनी गुफा के अंदर बैठी हुई थी, लेकिन उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि डिसाइपल आता है और मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि ये चंगू मंगू तो नहीं है ना, क्योंकि उन दोनों का ही मुंडन हो चुका है, सर पे एक भी बाल नहीं, टकले घूम रहे हैं ये। खैर ये डिसाइपल जो भी था ये यहाँ पे मैंग को बताता है कि उसके डिसाइपल यहाँ पे घूमने जा रहे हैं और वो रूल्स को यहाँ पे तोड़ रहे हैं, उन्हें कुछ सजा वजा मिलनी चाहिए। मैंग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो आगे से कहती है ये बेवकूफ बच्चे, इन्हें भी पता भी नहीं चला है किसी और लाइनमैन को क्या सजा मिली है, इन्हें कभी भी समझ में नहीं आता। ये लोग अभी तक यहाँ पे रिफाइंड की स्टेज भी नहीं पहुंचे और जहां जा रहे हैं खतरा मोल लेने के लिए। इसके बाद वो गुस्से में अपने डिसाइपल की तरफ आगे बढ़ने लगती है और पीछे से वो डिसाइपल कह रहा था कि हाँ अच्छे से सबक सिखाइएगा, लेकिन जब मैंग अपने डिसाइपल को देखती है तो वो आगे से मुंह बना लेती है क्योंकि वो सभी यहाँ पे यान के साथ में थे। इसके बाद मैंग यहाँ से पीछे पलट जाती है ये कहते हुए कि वापस चलो, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा। वो डिसाइपल भी कह रहा था कि ये खतरनाक हो सकता है। मैंग उसे बताती है कि वो इस दुनिया के अंदर सबसे सेफ जगह पे है, कोई भी इन्हें छू भी नहीं सकता जब तक वो उनके साथ है। अब उसी टाइम पे वहां पे मैंग के पास यान की तरफ से मैसेज भी आ जाता है, जहाँ पे यान बता देता है कि तुम्हारे डिसेबल कुछ ज्यादा ही मजेदार है, मैं उन्हें लेके जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए मजे लेने के लिए, बाय बाय। जिसमें मैंग का आगे से मुंह बन जाता है, वो आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि हमें तो कभी कहीं पे लेके नहीं गए। ये वाला मैसेज साउलो के पास भी गया था और उसका भी आगे से मुंह बन जाता है कि हमें तो कहीं पे लेके नहीं गए, मेरे डिसेबल्स को लेके जा रहे हो। इसके बाद अगला सीन दोबारा हीरो अलायंस का होता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट सभी लोगों से कह रहा था कि आज का दिन कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, करीब 600 साल बीत चुके हैं जिसके बाद जाके ये इवेंट आया है। ये इवेंट हमने पता नहीं पिछली बार कब देखा था, और ये लोग जो चिप्स खा रहे थे हल्की में ना लो, इस चिप्स के ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है पता है वो कितने की है? 99,90,999। और ये कोई चिप्स नॉर्मल चिप्स नहीं, लॉन्गेविटी चिप्स हैं। ऐसा लगता है कि सन काफी अच्छा बिजनेस कर रही है स्कूल की फंडिंग के लिए, फिर बना बना के चिप्स को कन्वर्ट करके बेच रही है। इसके बाद हम लोग प्रेसिडेंट को देखते हैं, ये आगे से हमें वही सब बातें बता रहा था जो हमें मैंग के डिसाइपल ने पहले ही बता दी है, सो वी कैन स्किप दिस। लेकिन इसी स्पीच के बीच में हम लोग यान को देखते हैं जो कि डिसाइपल्स को लेके घूम रहा था, और इसलिए ग्रैंडफादर जो अपने पोतो पोतियों के साथ एंजॉय कर रहा है उन्हें घुमा रहा है। हम लोग प्रेसिडेंट को देखते हैं जो आगे से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था क्योंकि इस मिशन के अंदर खतरा ज्यादा है, इसलिए उन लोगों ने कई सारे कॉलेज के एक्सपर्ट से यहाँ पे गुजारिश की है कि वो इस मिशन को लीड करें, और वो लोग इस पूरे इवेंट को यहाँ पे अर्थ फर्स्ट चाइल्ड राइजिंग इवेंट कहने वाले हैं। हम लोग होप को देखते हैं और ये भी यान की तरह अपने डिसाइपल्स को घुमाने के लिए लाया था, और इस इवेंट को गालियां दे रहा था कि साले ढंग का नाम रख लेते कम से कम। इधर हम लोग मैंग के डिसाइपल को देखते हैं जिसे कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो यान से कहता है कि वो थोड़ा सा आगे जा रहा है, यान उसे जाने देता है। हम लोग प्रेसिडेंट को देखते हैं जो मैं इवेंट के बारे में बता रहा था कि इस इवेंट को विजिट करने के लिए यहाँ पे वेम्पायर एकेडमी के बिग होप भी आए हुए हैं। इस पे सभी लोग यहाँ पे होप की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन होप के पसीने छूट रहे थे। इसके बाद हम लोग गैलेक्सी के अंदर पोसाइडन और क्रिएशन गॉड को देखते हैं, जहाँ पे क्रिएशन गॉड पोसाइडन से कहता है कि हम लोग सच में वापस जाना चाहते हैं क्या? साला 600 सालों से हम बस उड़ते हुए ही जा रहे हैं। इस पे पोसाइडन आगे से कहता है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ये ज्यूस का रूल है। ज्यूस ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है कि जो भी गॉड्स यहाँ पे फाइट कर सकते हैं वो कभी भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल अर्थ के ऊपर नहीं करेंगे। इसके बाद ये लोग यहाँ पे अर्थ के कॉस्मिक फील्ड के बारे में बात करने लगते हैं कि अर्थ का एरिया इतना बड़ा कब से हो गया, मैं यहाँ पे 600 सालों से उड़ रहा हूँ लेकिन इसके बावजूद इसे पार करके नहीं जा पाया, और ऊपर से मुझे इसके आसपास एक इनविजिबल प्रेशर भी महसूस हो रहा है। डेमिगॉड आगे से कहता है कि इसमें कौन सा डरना भाई, ये तो बस छोटा मोटा प्रेशर ही है। लेकिन पोसाइडन इन्हें और भी ज्यादा खौफनाक बात बताता है कि ये पहले के टाइम पे एक बैटलफील्ड हुआ करता था गॉड्स और सुपर ह्यूमन एकेडमी के एक सुपर हीरो के बीच में, जियोस के साथ जो भी गॉड थे वो सभी यहाँ पे मारे गए थे इसी जगह पे। डेमिगॉड आगे से पूछता है कि अर्थ के ऊपर सच में इतना कोई स्ट्रॉन्ग है क्या जो सभी गॉड्स को एक झटके के अंदर मार सके? पोसाइडन आगे से बताता है कि तुम अर्थ पे थे ना, मुझे नहीं पता कि वो स्ट्रॉन्ग था या नहीं, लेकिन जियोस और उसके बाकी गॉड्स यहाँ पे उसके सामने टिक नहीं पाए थे, उसने एक झटके के अंदर उन्हें मार गिराया था। लेकिन जब से वो आदमी यहाँ पे गया हुआ है तब से हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें कम से कम मिल जाए। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पे ओलंपस के लिए निकल जाते हैं क्योंकि अब तलाश खत्म हो चुकी थी। इसके बाद हम लोग होप को देखते हैं और हमें पता चलता है कि होप इस पूरे इवेंट को अब यहाँ पे लीड करने वाला है, यानी कि वही सबसे आगे
रहेगा। इस पे उसके डिसाइपल्स के जो डिसाइपल्स थे वो आगे से खुश हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पे डिसाइपल्स के डिसाइपल्स को देखते हैं और ये जो बैंगनी बाल वाला है मुझे लगता है कि ये नंबर 5 का डिसाइपल है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। ये कह रहा था ऐसा लगता है कि होप इस प्लेनेट के ऊपर सबसे पावरफुल इंसान है, इसीलिए उनको यहाँ पे टीम को लीड करने के लिए ऑफर दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये भी लोग यहाँ पे आ जाते हैं। वहीं पे मैंग का डिसाइपल नंबर 5 के डिसाइपल से कहता है कि काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, जब हम पहली बार मिले थे तो हम किंडरगार्टन में हुआ करते थे और तुम नीचे गिर गए थे। लेकिन उसकी नजर जैसे ही यहाँ पे होप के ऊपर पड़ती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए होप का नाम लेता है। होप उसकी तरफ मोड़ के देखता है तो नंबर 5 का डिसाइपल आगे से बताता है कि ये हमारे प्रिंसिपल हैं, मैक्स लेवल के क्रिएटर, और ये हमारे ग्रैंडपा होप हैं और हमारे टीम लीडर भी। अगर तुम कभी खतरे में पड़ जाओ तो बस हमसे मदद मांग लेना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। तुम्हें पता है ना कि हम लोग छोटे दिमाग के लोग नहीं है, ओपन माइंडेड बंदे हैं, हर किसी की मदद करते हैं। इस पे मैंग का डिसाइपल आगे से कहता है अगर मेरे मास्टर यहाँ पे आए हुए होते तो फिर तुम इतना ज्यादा ना उड़ पाते। इस पे नंबर 5 का डिसाइपल आगे से कहता है मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तुम किसको लेके आए हो, लेकिन हम लोग होप को देखते हैं जो कि यान को देख के कुछ ज्यादा ही घबरा जाता है। फिर जियाओ की डिसाइपल यान से कहती है कि चलो हम लोग चलते हैं, ये एक नंबर की बेवकूफ है। वहीं पे नंबर 5 का डिसाइपल इनकी बेइज्जती करने ही वाला था, लेकिन होप उसे रोक लेता है और यान को वहां से चुपचाप जाने देता है। वो सभी लोग होप की तरफ देखते हैं कि होप को क्या हो गया भाई, लेकिन होप भाई घबराया हुआ था। होप भी चुप रहो यार, तुम लोगों के चक्कर में मैं मारा जाऊंगा, अभी कल ही कोमा से उठा हूँ। जो कि डिसाइपल ये सब कुछ देख रहे थे और वो यान से पूछती है कि तुम इन्हें जानते हो क्या। यान आगे से कहता है इतना भी कुछ खास नहीं। इसके बाद हम लोग डवार्फ किंग को भी देखते हैं और वो भी यहाँ पे आता है। वो आगे से कहता है माय डियर फ्रेंड अर्थ, काफी ज्यादा टाइम हो गया है तुमसे मिले हुए। और यहाँ पे डवार्फ किंग भी एक टीम को लीड करने वाला था, जिसके लिए डवार्फ किंग काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश था। इसी बीच यान डवार्फ किंग की तरफ पलट के देखता है और ये तीनों जैसे ही यहाँ पे यान को देखते हैं तो ये कल्टी मार लेते हैं। ये कहते हैं मुझे टट्टी आ गई, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। शायद से यहाँ पे जो डवार्फ किंग के साथ डिसाइपल आया था ये डिसाइपल की डिसाइपल का डिसाइपल है और वो डवार्फ किंग से पूछता है कि आपको क्या हो गया। तो डवार्फ किंग भागते हुए कहता है कि तुम्हें पता नहीं चलेगा। हम इन चारों को देखते हैं जो ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, इसीलिए वो यान की तरफ देखते हैं मुंडी उठा के, लेकिन यान दूसरी तरफ देख के सीटी बजाने लगता है। इधर प्रेसिडेंट इन लोगों से कहता है कि बहुत हो गया सब कुछ, चलो हम लोग ट्रिप के लिए निकलते हैं। इसके बाद अगला सीन ओलंपस का होता है। ऑफ कोर्स तुम लोगों को याद हो ये ग्रीक मैथोलॉजी का ओलंपस है, जहाँ पे क्रेटोस ने हमला बोल के सबकी सिट्टी पिट्टी गोल कर दी थी। हम लोग डेमी गॉड को देखते हैं जो कि क्रिएशन गॉड से पूछता है फादर हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं और ये लोग कौन है। तो क्रिएशन गॉड आगे से बताता है कि ये सभी गॉड्स हैं, लेकिन चिंता न करो, यहाँ पे टोटल 12 गॉड्स हैं, लेकिन इनमें सबसे पावरफुल जियोस ही है। डेमी गॉड को यहाँ पे जियोस के बारे में नहीं पता था, तो क्रिएशन गॉड उसे बताता है कि जियोस यहाँ पे सभी गॉड्स का किंग है गॉड यूनिवर्स के अंदर। इसके बाद क्रिएशन गॉड यहाँ पे पोसाइडन से पूछता है कि मेरा एक सवाल है, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि एक आदमी ने आप लोगों को हरा दिया था और कुत्ते की मौत मारा था, तो फिर आप उसे ढूंढने के लिए क्यों जाते हैं जब ये इतना बड़ा रिस्क हो सकता है। इस पे पोसाइडन आगे से बताता है ऑफ कोर्स ये बदले की चाह है मेरे मुन्ना, दोबारा मर जाऊंगा लेकिन तभी उसके पीछे जाऊंगा। पोसाइडन बताता है कि उस बार उनके जनरेशन को यहाँ पे उस आदमी ने पूरी तरीके से मार दिया था, लेकिन अब की बार और इस टाइम पे यहाँ पे जियोस की स्ट्रेंथ जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड यानी कि गॉड के परे जा चुकी है, इसीलिए लोगों को पक्का यकीन है कि ये लोग इस बार उस आदमी को हरा देंगे। हम लोग डेमी गॉड को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इसके भी परे, इसका क्या मतलब है, इसके पावर का क्या मतलब है। पोसाइडन आगे से बताता है उसे भी इस बारे में नहीं पता है, लेकिन जैसे ही वो लोग इस चीज को यहाँ पे सप्रेस करेंगे और पार करके निकल जाएंगे तो फिर उन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस पे क्रिएशन गॉड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि किस बारे में बात कर रहे हो भाई तुम लोग। इसके बाद वो लोग ओलंपस के महल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे इन्हें वेलकम किया जाता है। पोसाइडन यहाँ पे क्रिएशन गॉड से पहले ही कह देता है कि जैसे ही अंदर आना तो फिर सभी गॉड्स के लिए सर झुका के उनको रिस्पेक्ट देना। इसके बाद पोसाइडन साइड में जाता है तो हम लोग जियोस को देखते हैं। ये जो बच्चा कुर्सी के ऊपर बैठा है यही जियोस है, मुंह पे निप्पल लिए हुए। ये दोनों यहाँ पे जियोस को देख के हैरान हो जाते हैं और एक बार हमसे सवाल पूछते हैं कि यही सच में जियोस है का द गॉड ऑफ किंग। हम लोग जियोस को देखते हैं जो कि निप्पल को बाहर निकाल के इन लोगों से कहता है खिलौना विलौना लेके आए हो कि नहीं, कोई आरसी कार या फिर कोई गाना बजाने वाले गिटार, दी लेजेंडरी फोन तो लेके आना ही चाहिए ना तुम्हें, वही जिसपे गाना बजता है धूम मचाले। लेकिन लोग आगे से कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं लेके आए, तो जियोस आगे से कहता है मार दो इन्हें, सर कलम कर दो इनका। इस पे इन दोनों की फटके चार हो जाती है। आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि कैसा दरिंदा है ये, खिलौने के चक्कर में हमें मौत के घाट उतार देगा ये। लेकिन उसी टाइम पे पोसाइडन आगे बढ़ता है और वो जियोस को याद दिलाता है कि ये लोग खिलौना बेचने के लिए नहीं आए हैं मालिक, आपकी मेमोरी कमजोर है, आप दूध पीते पीते भूल गए थे, लेकिन आप ही ने इन लोगों को अर्थ के ऊपर भेजा था अर्थ की जानकारी लाने के लिए। इस पे जियोस आगे से कहता है ओ तो तुम लोग वो हो, तुम्हें क्या पता चला भाई। क्रिएशन गॉड आगे से बताता है कि वो अर्थ पे गया हुआ था और उसने किसी के साथ फाइट करी। जियोस आगे से कहता है कि पहला सवाल ये है क्या तुम लोग इसके हाथों मारे गए थे, और वो आगे से पोस्टर निकालता है किसी सुपर ह्यूमन अकेडमी वाले बंदे का। ये वही बंदा है जिसको हम लोगों ने किसी अननोन वर्ल्ड के अंदर स्पेसशिप के अंदर देखा जो चार्ज हो रहा था। क्रिएशन गॉड आगे से यान की फोटो दिखाते हुए कहता है कि वो इसे हारा था। जियोस पूछता है कि अब ये कौन बंदा है भाई। क्रिएशन गॉड आगे से बताता है उसे भी नहीं पता, किसी टाइप का वर्ल्ड लीडर होगा। यहाँ पे पोसाइडन जियोस से कहता है कि मैंने सुना है कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि अंडरवियर को बाहर पहनते हैं, शायद से उसने अपने कपड़े पहनने के तरीके को बदल लिया हो। अभी भी यहाँ पे कई सारे साल जो हो गए हैं बिलियनियर्स हो चुके हैं, शायद से ये वही बंदा हो सकता है जिसकी हमें तलाश है। तो
ज्यूस उसे कहता है कि इस बारे में मेरे लिए पता लगाओ। इसके बाद वो क्रिएशन गॉड से कहना है कि तुमने मेरे सवालों को सही जवाब दिया, मैं तुम्हें यहाँ पे गलत तरीके से ट्रीट नहीं करूंगा। इसके बाद वो क्रिएशन गॉड से पूछता है क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि उसने किस टाइप की पावर्स का इस्तेमाल किया तुम्हें हराने के लिए, और उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन। इधर हम लोग यान को देखते हैं जिसे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे क्रिएशन गॉड को यान के बारे में जो कुछ भी पता था वो यहाँ पे जियोस को बता देता है। इसके बाद जियोस अपने निप्पल को बाहर निकालता है और आगे से फूक मारता है तो वो एक यूनिवर्स बना देता है। इस पे ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि फूक मार के यूनिवर्स कौन बनाता है बे। वो पे जियोस यूनिवर्स इन दोनों को दे देता है ये कहते हुए कि ये यूनिवर्स है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ये उसे कई गुना बड़ा है, क्योंकि तुमने मेरे सवालों का सही जवाब दिया इसलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ गिफ्ट के तौर पे। पोसाइडन इन दोनों से कहता है कि ये गिफ्ट ये तुम लोगों का हुआ, जियोस ने तुम लोगों को ये गिफ्ट दिया है और आगे से तुम्हें इनका हर एक कहना मानना है। इसके लिए ये दोनों मान जाते हैं। वहीं क्रिएशन गॉड यहाँ पे जियोस से पूछना चाहता था अगर वो मैन इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो बंदा जिसने इन सबको हराया, तो फिर उन लोगों ने उससे पंगा क्यों लिया, उसको उंगली क्यों की। पोसाइडन उसे कहता है यार तुम कुछ ज्यादा सवाल नहीं पूछते, चुप बैठा करो यार। तो फिर जियोस हमें ये वाली कहानी बताता है कि ये लोग गॉड्स हुआ करते थे, लेकिन जियोस यहाँ पे सिर्फ एक किंग गॉड नहीं है, यहाँ पे नॉर्स भी है जहाँ पे एक नॉर्स गॉड रहता है जिसका नाम ओडिन है, और ये दोनों ही अपने अपने अलग अलग इलाके के टेम्पल और गॉड्स हुआ करते हैं, जैसे कि ओलंपस ऑफ टेम्पल, एसगार्ड टेम्पल। और एज यू नो दो चीजें कभी एक साथ नहीं रही हैं, इसलिए इनके बीच में भी हमेशा लड़ाई दंगा होते रहता था किसी न किसी चीज को लेके। लेकिन एक दिन इन लोगों ने फैसला किया कि ये लोग एक स्मॉल प्लेनेट को लेके फाइट करेंगे जैसे कि अर्थ, और यही इन लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। ये लोग जब भी फाइट किया करते थे तो फिर काफी सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती थी, जैसे कि अर्थ की लो लेवल जैसे सिविलाइजेशन। लेकिन अचानक से वहाँ पे एक आदमी आ गया जो कि यही बंदा था, और इसने बस एक झपकी मार के ही इन सभी गॉड्स को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि इन सभी गॉड्स को यहाँ पे रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला था, ये सभी एक पल में मारे गए थे। इसके बाद ही ये वाला बंदा यानी कि ये वाला सुपरमैन यहाँ से गायब हो गया, और ये दोनों ही टेम्पल्स यानी कि एसगार्ड और ओलंपस डिस्ट्रॉय हो गए, और इन्हें पूरी तरीके से सेटल होने में 21 बिलियन साल लग गए, जहाँ पे जियोस के फादर और ओडिन के फादर इसमें मारे गए थे। इस पे क्रिएशन गॉड आगे से घबराते हुए कहता है कि जब रिजल्ट इतना ही ज्यादा भयानक था तो आप लोग अभी भी उसके पीछे क्यों जा रहे हैं। जिसपे पोसाइडन आगे से बताता है कि उन लोगों का यहाँ पे एक ही मकसद है, उस बंदे को हराना, और अब यहाँ पे गॉड जियोस भी उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे वो बंदा हुआ करता था। यहाँ तक कि कोई एशियन गॉड भी अब यहाँ पे कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगा, जियोस उसे काफी आसानी के साथ हरा सकता है। इसके बाद जियोस यहाँ पे इन दोनों को बर्खास्त कर देता है और वो पोसाइडन से कहता है कि तुम बताओ भाई तुम क्या बात लेके आए हो। पोसाइडन की बातों से हम लोगों को पता चलता है कि ये दोनों यहाँ पे किसी को अर्थ पे भेजना चाहते हैं ताकि वो लोग उस आदमी को इन्वेस्टिगेट कर सके जिसके बारे में क्रिएशन गॉड ने बताया है। लेकिन समस्या ये है कि ये लोग किस गॉड को भेजेंगे वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि अर्थ एक फॉरबिडन प्लेस है जहाँ पे कोई भी गॉड नहीं जा सकता है। अगर वो लोग वहाँ पे पहुंच भी जाते हैं तो हर किसी को पहले ही पता चल जाएगा कि गॉड आ गया है। इसलिए जियोस यहाँ पे पोसाइडन से पूछता है कि एथीना कहाँ है। अगर मैं तुम्हें एथीना के बारे में बताऊं तो वो विजडम ऑफ गॉडेस है, यानी कि बुद्धि की देवी। वहाँ पे पोसाइडन यहाँ पे पानी का देवता है। भाई मैंने तो गॉड ऑफ वॉर खेला है, मैं इनसे पूरी तरीके से रूबरू हूँ। रही बात नॉर्स गॉड यानी कि एसगार्ड जहाँ पे थॉर और ओडिन है, उनके बारे में मार्वल ने हमें सब कुछ बता दिया है। खैर पोसाइडन बताता है कि एथीना अभी भी यहाँ पे ओलंपस के टॉप वाले फ्लोर पे है जहाँ पे हम लोग एथीना को देखते हैं, और ये इतने समय लौंडा लाश में बिजी थी। ये भाई दारू कट के जा रही थी और जो भी इसके पास दिखाई देता है उन्हें भी जबरदस्ती कटका देती। ये कहते हैं दारू लेके आओ मेरे लिए, मैं कहीं नहीं जा रही। जिस पर ये दोनों आगे से कहते हैं कि ये कैसी बुद्धि देवी है रे। जो यहाँ पे पोसाइडन से कहता है कि तुम्हारी बात में दम है, वहाँ पे हम लोग किसी ऐसे गॉड को भेजेंगे जो कि बैटल टाइप होगा तो फिर खतरा बन सकता है, इसलिए हमें वहाँ पे किसी ऐसे गॉड को भेजना चाहिए जिसके पास बैटल पावर ना हो। इसलिए हम लोग यहाँ पे गॉड ऑफ लव एंड जॉय को भेजेंगे, यानी कि प्यार और खुशमती का देवता। पता चलता है इस गॉड का नाम जो कि गॉड ऑफ लव एंड जॉय है, इसका नाम एरोस है। जियोस यहाँ पे पोसाइडन से कहता है कि एथीना को भी उसके साथ भेज दो, वो काफी टाइम से इधर उधर खेल रही है, उसको खेलना मिलना बंद करो, उसे काम पे लगाओ। पता चले एरोस किसी मुसीबत में फंस जाए तो फिर एथीना की बुद्धि की वजह से वो उसकी बॉडी को वापस ला सकती है, जिससे यहाँ पे रेजरेक्शन का एक मौका रहेगा। इसके बाद हम लोग गॉड ऑफ क्रिएशन और डेमी गॉड को देखते हैं जो कि ओलंपस से बाहर निकल ही रहे थे, लेकिन तभी इनके सामने थॉर और लोकी आ जाते हैं। ये दोनों कहने ही वाले थे कि आप कौन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है, लेकिन थॉर और लोकी बोरा उठाते हैं और इन्हें बोरे में भर के यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरी साइड पे आ जाते हैं जहाँ पे अर्थ ने अपनी पूरी फील्ड ट्रिप को उस प्लेनेट पे भेज दिया था जहाँ पे मॉन्स्टर रहते हैं बट सुपर ह्यूमन पावर्स के साथ में, और इस ग्रह का नाम था मॉन्स्टर नेबुला। यहाँ पे जो ये केकड़े जैसा प्लेनेट है यानी कि एलियन है, यहाँ पे ग्रो वर्किंग को मना कर देता है। ये कहते हुए कि तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम यहाँ पे 1000 साल पुराने हो। यहाँ पे ओल्ड लिख के आता है ना, तो मैं पुराना समझ लेता हूँ बड़े की जगह पे। ग्रो वर्किंग आगे से पूछता है क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकता मैं अंदर। तो वो एलियन आगे से बताता है तुम्हारी स्ट्रेंथ इस गेम से पार निकल चुकी है, इसलिए तुम अंदर नहीं आ सकते। रूल्स होते हैं और हमला करने के बारे में सोचना भी नहीं। हम लोग यहाँ पे सिविलाइज्ड एलियन है जो आराम से रहते हैं, इसलिए चुपचाप तुम अपने घर वापस जा सकते हो। इस पे ये बेचारे डिसाइपल्स हैरान हो जाते हैं कि अगर ऐसे ही रूल्स है तो फिर ये लोग अंदर ही नहीं जा पाएंगे। ये तो चले जाएंगे लेकिन यान नहीं जा पाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे लड़ाई दंगा ना हो इसलिए एलियन आगे से एक पावर मेजर करने वाली मशीन ले आता है और उनसे कहता है इस पे हाथ
रखो, अगर इसका मेजर लिमिट से पार जाता है तो यहाँ से दफा हो जाओ। इस पे होप को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये सोची समझी साजिश है। हम लोग यान को देखते हैं और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद वो अपनी बॉडी को श्रिंक करके छोटे वाले वर्जन में आ जाता है, ये कहते हुए कि ये बॉडी काफी ठीक रहेगी। स्ट्रेंथ को छुपाना हमारे कल्टीवेशन टेक्निक्स के अंदर नॉर्मल चीज मानी जाती है। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल बिजनेस। इस पे ये चारों हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी टेक्निक है भाई, हमें भी सीखना है। इनको छोड़ो, होप की फैमिली भी आगे से हैरान हो जाती है। नंबर 5 का डिसेबल आगे से कहता है ब्रो इज ट्रूली स्मार्ट, और होप आगे से कहता है कि मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा, मैं भी तो छोटा हो सकता हूँ। इसके बाद अगला सीन उस समय का आता है जहाँ पे हर कोई अपना हाथ रख के उस गोले के ऊपर आगे बढ़ रहा था। यान भी अपना हाथ रखता है और आगे से उसे पता चलता है कि वो सिर्फ 9 साल का है। वो एलियन यहाँ पे यान से कहता है यार तुम तो वो 9-6 वाले एक आदमी दिखाई दे रहे थे ना, बड़े जो काले लिबास में था। इस पे यान उसे बताता है कि वो वापस चला गया, उसके जगह पे मैं आया हूँ। इस पे ये एलियन विश्वास भी कर लेता है, बुद्धि कम है बेचारे में। इसके बाद होप भी अपने वर्जन को छोटा करता है और वो भी हाथ रख के बाहर निकल जाता है बड़ी इजीली। हम लोग जियो के डिसेबल को देखते हैं जो कि यान से पूछते हैं कि तुम तो एकदम अलग ही इंसान लग रहे हो, तुम्हारी रैंक क्या है। यान उसे बताता है कि ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसमें रैंक का कोई भी लेना देना नहीं है। इस पे डिसेबल आगे से कहते हैं कि फिर तो तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे ना। यान आगे से कहता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इस पे ये दोनों अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये ब्रो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, इसने अपनी बॉडी को मन मर्जी के मुताबिक छोटा बड़ा कर लिया। भाई को तो इस लाइन से भी घबराने की जरूरत नहीं है कि साइज मैटर करता है। फिर इसके बाद वो मॉन्स्टर इन लोगों को यहाँ पे अपने प्लेनेट की डिक्शनरी और हिस्ट्री के बारे में बता रहा था कि इस प्लेनेट को मॉन्स्टर नेबुला कहा जाता है, और वह लोगों को ये भी बताता है कि यहाँ पे कम से कम 1080 गैलेक्सी होंगे और 830 ट्रिलियन प्लेनेट। साथ में ये जगह पहले गॉड्स के लिए बैटलफील्ड हुआ करती थी, लेकिन जब से गॉड्स गायब हो गए तब से वो लोग यहाँ पे काफी शांति के साथ रह रहे हैं। हर एक प्लेनेट यहाँ पे अलग अलग किस्म के एलियन के द्वारा बना हुआ है, और क्योंकि इन लोगों के एंसेस्टर को यहाँ पे अर्थ वालों ने भगा दिया था, इसलिए उन लोगों ने फैसला किया कि वो लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन शुरू करेंगे। और पूरे संसार की पीस बनाने के लिए इन लोगों ने फैसला किया कि ये लोग यहाँ पे एक शांति समझौता करेंगे, और इन लोगों ने यहाँ पे सुपर ह्यूमन अलायंस के साथ कोऑपरेट किया और इन लोगों के लिए यहाँ पे पोर्टल को खोल दी ताकि ये लोग यहाँ पे 7 दिन के लिए इन्वेस्टिगेट कर सके कि ये दुनिया ठीक है या नहीं। इसके बाद हम लोग मैजिक एकेडमी को भी देखते हैं, जहाँ पे हम लोग स्क्वाड लीडर की डिसेबल को भी देखते हैं, जो कि लैन से कहते हैं कि उन लोगों ने अजीबोगरीब कपड़े पहने, वो पक्का इमॉर्टल एकेडमी से होंगे। हम देखते हैं कि इस ग्रुप को लीड करने के लिए यहाँ पे लैन आई हुई थी। लैन की नजर जैसे ही यहाँ पे इमॉर्टल स्क्वाड के ऊपर पड़ती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मन के अंदर सोचते हैं कि इमॉर्टल एकेडमी के पास यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, इसलिए उन्हें फॉलो करने में बहुत ज्यादा सेफ्टी की गारंटी रहेगी, इसलिए वो उनके पास जाती है हाई वाई करते हुए। वो भी जैसे ही लैन की तरफ देखता है तो वो मन के अंदर सोचता है कि ये रिटायर नहीं हुई क्या, ये तो रिटायर हो गई थी ना, ये यहाँ पे क्या कर रही है। सिस्टर लैन उन चारों डिसेबल से पूछती है कि तुम लोग यहाँ पे अकेले आए हुए हो क्या, तुम लोगों के एल्डर्स कहाँ हैं, तुम्हारे पास एक एल्डर होना चाहिए। इस पे वो डिसेबल यहाँ पे यान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये हमें यहाँ पे लेके आया है। वह लैन जैसे ही यान की तरफ देखती है तो फिर उसे बड़े वाले यान की याद आ जाती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ पूछती नहीं है और उन लोगों से पूछती है क्या तुम लोग इमॉर्टल एकेडमी के न्यू स्टूडेंट्स हो जो कि इसी साल आए हैं। इस पे ये चारों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और लैन, मैंग और बाकी डिसेबल्स के बारे में बताते हैं कि हम उनके डायरेक्ट डिसेबल हैं। ये सुन के लैन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और ये एक्साइटमेंट यहाँ पे यान को पकड़ लेती है और उसे सीने से लगा के कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि वो चारों यहाँ पे अपने लिए डिसेबल्स को भी चूज कर लेंगे। मैं उनकी यहाँ पे एग्जामिनर थी जब वो ग्रेजुएट हो रहे थे, वो तो एक नंबर के बेवकूफ हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पे खुद के लिए डिसेबल्स और स्टूडेंट को कैसे चूज कर लिया। वो ये चारों ये सब कुछ इग्नोर करके बस यान को ही देख रहे थे कि वो कैसे चिपका हुआ है। खैर यान यहाँ पे लैन से दूर हटता है ये कहते हुए कि वो होंगे बेवकूफ, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे लास्ट बैच का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो। इसके बाद वो लैन से कहता है कि तुम तो एक फॉर्मर हीरो हो ना, तुम तो रिटायर हो गए थे, यहाँ पे क्या कर रही हो। लैन कहती है कि हाँ वो रिटायर हो गई, लेकिन बच्चों को यहाँ पे घुमाने के लिए लाना ये कौन सी बड़ी बात है, वो आराम से आ सकती है। इसे यान को समझ में आ जाता है कि इसके सामने आर्ग्यू करना यानी कि खुद का सर नारियल में फोड़ देना। फिर इसके बाद इस समय यहाँ पे इस बारे में बात करने लगते हैं कि इन लोगों के पास सिर्फ यहाँ पे 7 ही दिन है और 7 दिन के अंदर ये लोग इस पूरे प्लेनेट को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। लैन आगे से कहती है कि हाँ ये प्लेनेट काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे और भी कई सारे स्पीसीज होंगे, यहाँ पे कुत्ते बिल्ली तो होंगे नहीं, इसलिए लैन उन लोगों से कहती है कि हम लोग शुरुआत इन लोगों के पूर्वजों से करेंगे यानी कि इनकी कब्रों से। इसके बाद अगले सीन में हम इन लोगों को यहाँ की बसों में देखते हैं और इनकी बस आसमान में भी उड़ती है और इन्हें बड़ा मजा आ रहा था बस के अंदर उड़ते हुए। ये मॉन्स्टर लोगों को बताता है कि ये केथ नेबुला है और यहीं से इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, इसलिए इन लोगों को अपनी सीट बेल्ट पकड़ लेनी चाहिए क्योंकि ये लोग लैंड होने वाले हैं। फिर इसके बाद ये लोग लैंड हो जाते हैं और सीधा अपनी कब्र पे आए हुए थे। जियाओ के डिसेबल को ये सब कुछ एकदम नकली नकली सा लग रहा था, इसलिए वो मॉन्स्टर से कहती है कि मुझे शक हो रहा है कि तुम लोग कहीं बुरे इंसान तो नहीं हो। जिसपे वो मॉन्स्टर आगे से कहता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए भाई, हम लोग यहाँ पे पूरे एकदम दिल से साफ हैं, एकदम पूरी तरीके से हमारा दिल निकालो तो वो लाल नहीं सफेद निकलेगा। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे लैनमैन की डिसेबल को देखते हैं और हमें इनके एक एक करके नाम पता चल रहा है, लेकिन वी शुड इग्नोर दिस क्योंकि डिसेबल को उनके नाम से बुलाना ज्यादा बेहतर लग रहा है। खैर लैनमैन की डिसेबल यहाँ पे सॉलो की डिसेबल से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो सॉलो का डिसेबल आगे से बताता है कि वो कंपास का इस्तेमाल कर रहा है और इस कंपास को यहाँ पे फेंग सुई कहा गया है। सॉलो का डिसेबल आगे से बताता है कि उसे सॉलो ने सिखाया कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसके साथ में ये लोग कभी भी यहाँ पे अर्थ का रास्ता
रास्ता नहीं भूलेंगे। लैंडमैन की डिसाइपल आगे से चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन हम लोग दूसरी गैलेक्सी में, रास्ता तो भटकना ही है। लेकिन ये नहीं सुन रहा था। खैर साउलो का डिसाइपल अपने फेंग शुई का इस्तेमाल करके बता देता है कि एंट्रेंस यहाँ से नीचे जाएगी। लैंडमैन की डिसाइपल आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या, हम लोग दूसरी गैलेक्सी में, ये काम कैसे कर रहा है यहाँ पे। लेकिन साउलो का डिसाइपल नहीं मान रहा, उसे पक्का यकीन है कि एंट्रेंस नीचे ही है। फिर इसके बाद लैन आगे बढ़ती है, जो कि एक जगह पे धमाका करके यहाँ पे एंट्रेंस को खोल देती है। ये चारों उड़ने वाले थे, तो ये इन लोगों का हाथ पकड़ लेता है, जिससे ये नीचे गिर जाते हैं। वहीं ये सभी लोग यहाँ पे लैंड के स्टंट को देख के हैरान हो गए थे। वहीं पे यान को पता चलता है कि लैंड यहाँ पे एक इमॉर्टल बन चुकी है। अब क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस बन चुकी थी, तो ये सभी लोग उसी होल से नीचे आ जाते हैं। वहीं ये मॉन्स्टर उन लोगों से साफ कर देता है कि यहाँ से सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, हम लोग यहाँ पे कभी भी नहीं आए, इसलिए यहाँ पे कई सारे ट्रैप्स हो सकते हैं, तो अपना ध्यान रखना। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए अलविदा दोस्तों। वहीं यानी से तिरछी नजरों से देख रहा था, तो इसके पसीने छूट रहे थे, कहीं ये मुझे मार न दे। ये सभी लोग उस गड्ढे के अंदर जाते हैं, तो फिर लोगों को दीवालों के ऊपर मूरल्स दिखाई देते हैं। ऐसी आर्ट जो कि सीलिंग या फिर दीवार के ऊपर करी जाती है, उन्हें मूरल्स कहा जाता है। जाओ की डिसाइपल आगे से कहती है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर की जगह पे इंसानों के ग्राफिक क्यों बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सुपर ह्यूमन का कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम वाला बंदा बना हुआ था, इसलिए वो पूछ रहे थे कि ये पेंटिंग यहाँ पे कैसी आई। इस पे लैन आगे से बताती है कि ये मॉन्स्टर और हीरोज की यहाँ पे हिस्ट्री हो सकती है, इसलिए ये पेंटिंग यहाँ पे है। जाओ की डिसाइपल लैन से पूछती है क्या वो इन सभी शब्दों को पढ़ सकती है क्या, जो स्टोन के ऊपर लिखे हुए हैं। लैन आगे से बताती है कि उसने ये सीखा था, ये सभी वर्ड्स हीरो से इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब इनका ज्यादा कोई फायदा नहीं है। इसलिए जियाओ की डिसाइपल यहाँ पे लैन से कहती है कि आप हमारे लिए सब कुछ पढ़ देंगी, जिसके लिए लैन मान जाती है। वहीं पे हम लोग यान को देखते हैं, और ये भी इधर उधर घूम रहा था, तभी यान की नजर एक सुपर ह्यूमन के ऊपर पड़ती है, और ये वही बंदा है जिसको हम लोगों ने उस कंटेनर के अंदर देखा था, जो चार्ज हो रहा था। मैं तीबारा बता रहा हूँ ये बात। लैन आगे से उस कहानी को पढ़ती है, तो वो हमें लोगों को बताती है कि मेरा नाम डॉट 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 छोड़ गया भाई, ये इतना ही है। मैं एक ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर पैदा हुआ था, जो अर्थ के ऊपर है। मैं पहले एक ऑर्डिनरी बीइंग हुआ करता था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैं यहाँ पे गॉडली पावर्स के साथ पैदा हुआ हूँ। मॉन्स्टर और हीरोज पूरी अर्थ के ऊपर हुआ करते थे उस टाइम पे। जाओ की डिसाइपल आगे से कहती है कि आप हमें चूरन तो नहीं दे रही है ना, आप सच में कुछ पढ़ रही है ना, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस पे लैन आगे से बताती है, रुको यार, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ढंग से पढ़ने दो। इसके बाद लैन वहाँ पे दोबारा पढ़ने की कोशिश करती है, और ये कह ही रहे थे कि मेरा नाम, लेकिन उसी पल यहाँ पे उस पोस्टर यानी कि हीरो वाले बंदे के अंदर से लाजवाब एनर्जी बाहर निकलती है, और वो आगे से कहता है कि बचो। इसलिए यान को यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ता है इन सभी चीजों को रोकने के लिए, लेकिन एनर्जी इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि वो होप को भी काफी बुरी तरीके से घायल कर देती है। फिर इसके बाद यान यहाँ पे बेड़ा संभालता है, और वो अपने हाथ को आगे करते इस पूरी एनर्जी को ही ब्लॉक कर लेता है। यान यहाँ पे उस पूरी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन पीछे की तरफ धमाके की वजह से ये सभी लोग उड़ते जा रहे थे। वहीं पे होप काफी बुरी तरीके से घायल हो गया था। ये लोग अपनी मुंडी उठा के कहते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे। हम लोग यान को देखते हैं, और जब वो अपने हाथ को चेक करता है, तो फिर उसे पता चलता है कि उसका हाथ हल्का फुल्का जल गया है। ये दोनों डिसाइपल आपस में बात करते हुए कहते हैं कि सिर्फ नाम लेने से इतनी ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करता है भाई, अब यहाँ पे सिर्फ नाम पढ़ने की वजह से खूना खचार हो जाता। इसके बाद लोग यान के बारे में बात करते हुए कहते हैं, लेकिन ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, इसने अपने एक हाथ के साथ पूरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। लैन भी यहाँ पे यान से उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है, और कहती है कि ये बॉय काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वो यान के पास जाके कहती है कि तुम यान ही हो ना, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। यान अभी भी नाटक कर रहा था, लेकिन लैन उसके पीछे पड़ जाती है, ये कहते हुए कि नाटक ना करो, मुझे पता है कि तुम यान ही हो, उसके अलावा और किसी बंदे के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है। तो फिर यान आगे से अपना जला हुआ हाथ दिखाते हुए कहता है, अगर मैं वो बंदा होता जिसके बारे में तुम बात कर रही हो, तो फिर मेरा हाथ इतनी बुरी तरीके से ना जलता। जिससे लैन को यहाँ पे यान की बातों पे यकीन हो जाता है, क्योंकि यान को कोई छोटी मोटी चीजें नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती हैं। इसके बाद वो यहाँ पे यान की तारीफ करने लगती है कि तुम ज्यादा ही स्ट्रांग हो यार, तुम तो सभी डिसाइपल से एकदम स्ट्रांग हो। और ये बात काफी ज्यादा अजीब है, जिसपे यान उसे कह देता है कि ऐसा क्या कह रही हो भाई, इमॉर्टल एकेडमी काफी ज्यादा पावरफुल जगह है, जहाँ पे टैलेंटेड पीपल होते ही रहते हैं, और वो जनरेशन टू जनरेशन बढ़ते रहते हैं, इसमें क्या गलत बात है। इस पे लैन की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उसके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं है। खैर हम इन चारों को देखते हैं, जो कि यान के पास आते हैं, और उसे कहते हैं कि तुम हमारे मास्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, तुमने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की, तुम हमें कोई सीक्रेट टेक्निक सिखा सकते हो क्या। यान लोगों से कहता है कि तुम लोग चिंता ना करो, मैं तुम्हें बाद में एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा जिसको तुम लोग मिनटों में सीख लोगे, मिनटों में। जिसपे ये सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और यान के इर्द गिर्द नाचने लगते हैं। वहीं पे हम लोग लैन को देखते हैं, जिसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और इसे ये जो टेक्निक थी, ये ड्रैगन की टेक्निक फ्यूचर वाली दिखाई दे रही थी, क्योंकि वही ऐसी टेक्निक हो सकती है जो बिना किसी दिक्कत के सीखी जा सके। लेकिन ये बाद में खुद को समझाते हुए कहती है कि नहीं नहीं, यानसन के अलावा कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं सिखा सकता है। इसके बाद यान यहाँ पे लैन से कहता है कि तुम पढ़ना चालू रखो, मुझे मजा आ रहा है। इसके बाद हम लोग उस मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि इन लोगों को वो जगह पे छोड़ के आया था। ये भागते हुए अपने एंसेस्टर के पास आता है, और आगे से कहता है कि बड़ी दिक्कत हो गई है, बड़ी दिक्कत हो गई है। इसके बाद हम लोग एक अंडे को देखते हैं, जो जमीन से जुड़ा हुआ था, और ये बचा हुआ आखिरी मॉन्स्टर एंसेस्टर था इस प्लेनेट के ऊपर, बाकी सब यंग जनरेशन है। यहाँ पे एंसेस्टर उसे कहता है, क्या हो गया भाई, क्या वो बच्चे और हीरोज यहाँ पे जो अर्थ से आए हुए थे, क्या वो मेरे डेथ बॉम्ब की वजह से मारे गए। जिसपे मॉन्स्टर आगे से बताता है कि एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है, बताइए आपको कौन सी सुननी है। जिसपे एंसेस्टर आगे से बताता
बताता है कि बुरी खबर से शुरुआत करो क्योंकि दिन बुरा चल रहा है। इस पे मास्टर आगे से बताता है कि जो बच्चे यहाँ पे अर्थ से आए हुए थे उनको यहाँ पे एनर्जी बॉम्ब ने नहीं मारा है, वो अभी भी यहाँ पे भले चंगे हैं। इस पे एंसेस्टर काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद वो अच्छी न्यूज के बारे में पूछता है, जिसपे मास्टर आगे से बताता है कि अच्छी खबर ये है कि वो जो अजीबोगरीब आदमी ने हम लोगों को यहाँ पे एनर्जी शील्ड से ट्रैप किया हुआ था वो उस बच्चे द्वारा टूट गई, इसलिए अब हम लोग भी यहाँ से जा सकते हैं। यानी कि ये जो सुपर हीरो है यहाँ पे अपनी एनर्जी से एक शील्ड बना दिया था जिससे ये सभी मॉन्स्टर अपनी गैलेक्सी से बाहर नहीं जा पा रहे थे या फिर प्लेनेट से। एंसेस्टर पूछता है कि उसे यहाँ पे किसने तोड़ा है, तो ये लोग यहाँ पे यान की तस्वीर लगा देते हैं। एंसेस्टर आगे से कहता है कि ये नामुमकिन है, कोई भी इतनी ज्यादा एनर्जी को सोख नहीं सकता है। इस बंदे ने यहाँ पे उस एनर्जी को छोड़ा था, वो एकदम बाहुबली था, कोई ऐसे कैसे उसकी एनर्जी को इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके जैसा बंदा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग लैन को देखते हैं जो कि कहानी को चालू रखती है, जिसके बाद हम लोगों को अब जाके यहाँ पे उस पावरफुल हीरो की बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है। लैन आगे से बताती है कि मेरा नाम यहाँ पे विलियम फोर्स AKA हेनरी है, मैं अर्थ के ऊपर एक ऑर्डिनरी फॉर्म के ऊपर पैदा हुआ था। अर्थ उस टाइम पे काफी ज्यादा केओस में जी रही थी, हर तरफ आजा रखता थी। मॉन्स्टर, डेमी ह्यूमंस और बाकी सभी अजीबोगरीब स्पीसीज अर्थ के ऊपर रहा करती थी और ह्यूमंस ही वहाँ पे उस टाइम पे सबसे ज्यादा गरीब और कमजोर हुआ करते थे। ह्यूमन रेस को वहाँ पे सबसे ज्यादा कमजोर ग्रुप समझा जाता था, इसीलिए वो लोग हर दिन सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे स्ट्रगल करा करते थे और उनकी टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं पैदा नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग हेनरी को देखते हैं जो कि पैदा हो जाता है एकदम सगे माँ बापों के साथ में, मोरो इज सुपरमैन विद द बायोलॉजिकल पेरेंट्स। बैटमैन भी लाइक अब मैं इसके ऊपर क्या इस्तेमाल करूँ, ये तो क्रिप्टोनाइट से इम्यून है। फिर इसके बाद हेनरी यहाँ से कमान संभालता है और वो हम लोगों को बताता है कि वो बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। हम लोग हेनरी के फादर को देखते हैं जिनका ट्रैक्टर खराब हो गया था, अब ये फसल नहीं उगा पा रहे थे क्योंकि ट्रैक्टर कुछ ज्यादा ही भारी था। लेकिन उसी टाइम पे हेनरी के फादर को उनकी वाइफ की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो उस तरफ भागते हुए जाते हैं। तो फिर हम लोगों को पता चलता है कि हेनरी चलना सीख चुका है, इसीलिए उसकी मदर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही में ये हीट विजन भी मार रहा था। हेनरी हम लोगों को बताता है कि उसके पैदा होने के 1 घंटे से कम के टाइम के अंदर ही वो इंसानी लैंग्वेज समझ चुका था। 2 घंटे के अंदर ही उसने चलना सीख लिया था, यहाँ तक कि वो दौड़ भी सकता था और उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। जिसके बाद हेनरी अपनी बलवान ताकत दिखाता है और वो एक हाथ से ही ट्रैक्टर उठा लेता है। उसके फादर पीछे से कहते हैं कि अब ये हल चलाएगा। हेनरी बताता है कि वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमाल की पावर्स के साथ पैदा हुआ था, लेकिन उसके दिल के अंदर बस एक ही सवाल था, क्यों? वो तो बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह जीना चाहता था, वो दूसरों से इतना अलग क्यों है? उसे ये भी नहीं पता कि उसकी पावर से कहां से आती हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स को इतना पता था कि उसके अंदर इनक्रेडिबल पावर है। हेनरी काफी ज्यादा कंफ्यूज था, उसे ये लगा कि उसके पेरेंट्स उसे ये कहेंगे, ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी ताकतें बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आती हैं। लेकिन हेनरी के पेरेंट्स ने जानते हो उसे क्या कहा, बेटा तुम इसके साथ दुनिया के ऊपर कब्जा कर सकते हो, अगले डोनाल्ड ट्रंप तुम ही बनोगे। लेकिन हेनरी को यहाँ पे दुनिया चलाने और डोनाल्ड ट्रंप बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ तक कि कुछ गॉड्स ने उसके लिए मिशन भी दिए हुए थे जो पावर उसे मिली थी। लेकिन हेनरी को इन सभी चीजों के अंदर भी इंटरेस्ट नहीं था, वो बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग रहना चाहता था। लेकिन सिर्फ उस दिन तक जब हेनरी 6 साल का हुआ तो फिर हर के ऊपर काफी ज्यादा परेशानियां मची पड़ी थी और कोई उसके ऊपर हमला ही बोले जा रहा था। हेनरी आगे से मम्मी का दुपट्टा लपेट लेता है, ये कहते हुए कि मैं ये बनना चाहता हूँ, ये कूल दिखता है ना। उसके दोस्त आगे से कहते हैं कि कूल तो है, लेकिन तुमने ये मम्मी का दुपट्टा के पीछे बांध रखा है, ये दिखने में काफी ज्यादा घटिया लग रहा है। उसके दोस्त ये भी पूछते हैं कि तुम मॉन्स्टर के साथ फाइट भी कर पाओगे, तो हेनरी आगे से कहता है फाइट, मैं तो एक थप्पड़ मार के उन्हें मार दूं। उसके दोस्त उससे कहती है कि तुम झूठ बोलते हुए काफी क्यूट लगते हो। उसी टाइम पे वहाँ से कुछ इंसान गुजरते हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी थी और उसका दोस्त आगे से बताता है कि वो बड़ा होकर टेक्नोलॉजी अलायंस को ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि ये लोग मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अर्थ की तरफ एक बहुत बड़ा गोला आगे बढ़ रहा था जो कि अर्थ से काफी गुना बड़ा था। हम लोग टेक्नोलॉजी अलायंस को देखते हैं और यहाँ पे पहले ही वार्निंग मिल जाती है कि एक एलियन प्लेनेट इन लोगों के ऊपर हमला करने वाला है और वो इन लोगों के काफी ज्यादा करीब पहुंचते जा रहा है और ये लोग अभी की अपनी टेक्नोलॉजी के साथ अभी इन लोगों को हरा नहीं सकते। अर्थ का समय आ चुका है निकट, अब ये मरने वाली है। इसके बाद हम लोग एक टेरेस्ट्रियल प्लेनेट को देखते हैं जो कि अर्थ से 1300 ट्रिलियन लाइट ईयर्स दूर है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये लाइट ईयर का मतलब क्या है, तो फिर लाइट ईयर यहाँ पे दूरी है, किलोमीटर्स नहीं समय में। आसान शब्दों में 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9 ट्रिलियन किलोमीटर। अब ये गलत भी हो सकता है, सही भी, क्योंकि मैंने इसे अच्छे से नहीं देखा यूट्यूब पे, सॉरी गूगल पे। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के ऊपर वही लोग थे जिनको हम लोगों ने पहले भी देखा था। एज नो ये हमेशा से अर्थ के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमेशा इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन ये वाला इनका पहला अटेम्प्ट है। इस पे जो चेला था वो अपने बॉस से पूछता है कि आपने ऐसा किया माइटी लॉर्ड कि ये लोग यहाँ पे एकदम घबराए हुए हैं। इस पे माई लॉर्ड आगे से बताते हैं कि उसने यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल स्टार के साथ उसकी ऑर्बिट में थोड़ी सी छेड़खानी की है, जिसको वो डिवाइस की मदद से कंट्रोल करके अब यहाँ पे अर्थ को क्रश करने वाला है। या ताकि उसे यहाँ पे स्पेस से उड़ा के भी अर्थ तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो यहाँ पे बैठे बैठे अर्थ को बर्बाद कर सकता है। इस पे चेला आगे से कहता है कि आप तो बड़े स्मार्ट है सर। इधर हम लोग अर्थ को देखते हैं, यहाँ पे एकदम खलबली मची है, सभी जान बचाते हुए भाग रहे थे, कहते भागो रे। वहीं पे हम लोग टेक्नोलॉजी अलायंस के
प्रेसिडेंट को देखते हैं जो आगे से रोते हुए कहते हैं समाप्त भाई, भगवान मैं आ रहा हूँ आपके पास। हम लोग हेनरी के गुरु को भी देखते हैं, ये भी लोग इधर उधर भाग रहे थे मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए, लेकिन हम लोग हेनरी को देखते हैं जो कि एक लंबी छलांग मारता है और उस ऑर्बिट के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो ऑर्बिट थोड़ा सा ऊपर उछल जाता है। जिसके बाद हेनरी एक जोरदार घूंसा उस ऑर्बिट के ऊपर मारता है जिससे वो ऑर्बिट उड़ते हुए सीधा इन लोगों के प्लेनेट से ही टकराता है और इन लोगों की बुंड फटती है। जिसके बाद ये यहाँ से उड़ जाते हैं। ये आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये स्टार यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, इसके बावजूद किसी ने उसको इतनी दूर से फेंक दिया। जिसके बाद ये मरते हुए कहता है कि अर्थ वालों मैं तुमसे पंगा लेने दोबारा वापस आऊंगा। हम लोग लैंड को देखते हैं जिसके पसीने छूट जाते हैं कि हेनरी ने 6 की उम्र में इतना बड़ा कांड कर दिया और ये लोग माटी ही खा रहे थे। फिर हम लोग यान को देखते हैं जो कि ये कहानी सुनते सुनते यहाँ पे मछलियां पका रहा था। उसी टाइम पे लैंड को भी मछली की खुशबू आती है। जिसके बाद वो यान की तरफ देखती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कहानी पढ़ रही हूँ, अपने दिमाग खराब कर रही हूँ और तुम आसानी के साथ बैठ के अभी मछली पका रहे हो, कम से कम मेरे लिए भी तो बनाओ एक। यान आगे से कहता है कि मैं तुम्हारी कहानी अच्छे से सुन रहा हूँ ना और मैं तुम्हारे लिए भी पका रहा हूँ, वो देखो साइड में तुम यहाँ पे किसी ऐसे के बारे में बात कर रही हो ना जो बड़ा हो रहा है, ये काफी ज्यादा कमाल का है, मुझे मजा आ रहा है। लेकिन लैंड उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि नौटंकी बंद करो, ये बताओ तुम्हें ये मछली मिली कहाँ से। इस पे यान अपने हाथों में एक छोटा सा ओशियन बना लेता है और कहता है कि मैं अपने हाथों में ही एक ओशियन बना सकता हूँ, तुम मछली लाना मेरी उंगलियों का खेल है। फिर लैंड की आंखें बड़ी हो जाती है और उसकी जीभ चिल्ला के कह रहे थे कि मजाक न करो मुझसे। इसके बाद वो अपने कपड़े छपाते हुए कहती है कि इसके बात करने की टोन और उसके बिहेवियर से साफ पता चलता है कि ये यान ही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये यान नहीं है। इसके बाद लैंड की नजर बाकी डिसाइपल्स के ऊपर पड़ती है और वो पूछती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर यान लोगों को गाइड कर रहा था कि वो वाला हाथ ऊपर, हाँ वो इस तरीके से तुम लोग कर पाओगे, ऑरा को फील करो, इसके बाद उसको यहाँ पे ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो। और ये लोग उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे जिसने आतिशबाजी मचाई, तबाही के दिन दिखाए हैं अर्थ वालों को। इसलिए लैंड यहाँ पे यान के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि नौटंकी करना बंद करो, तुम्हें यान होना। लेकिन यान उसके मुंह के अंदर मछली ठूस देता है, ये कहते हुए ये खाओ। वह ये चारों इन दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे और उन्हें बड़ा मजा आ रहा था कि वाह क्या लड़ाई है। वह यान लैंड से कहता है कि जो कहानी तुम सुना रहे थे एकदम कमाल की है, चालू रखो। लैंड को यान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बस गालियां ही दिए जा रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं सकती है। इसके बाद हम लोग हेनरी को स्पेस के अंदर देखते हैं और इसे ऑक्सीजन की कोई भी समस्या नहीं थी। वह पे हेनरी भी ये देख के हैरान हो गया था कि उसकी 6 की उम्र में वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि हेनरी को अभी नहीं पता था कि उसकी लिमिट क्या है। हम लोग टेक्नोलॉजी अलायंस को देखते हैं जहाँ पे असिस्टेंट आगे बताता है कि हम लोग बच गए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आगे से पूछता है कि हमें किसने बचाया, तो असिस्टेंट इशारा करते हुए कहता है कि हमें इस बच्चे ने बचाया, जिसको सुन के प्रेसिडेंट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे टेक्नोलॉजी अलायंस ने हेनरी को यहाँ पे दुनिया का पहला सुपर हीरो विद सुपर पावर से हीरो बना दिया और हेनरी अपनी जनरेशन की शुरुआत करता है, थी फर्स्ट जनरेशन हीरो। इसके बाद यहाँ पे अर्थ ने जो टेक्नोलॉजी अलायंस थे उसे चेंज करके अर्थ सुपर ह्यूमन अलायंस में बिल्डिंग में बदल दिया। इसके बाद हेनरी ने यहाँ पे ह्यूमैनिटी को कई बार बचाया जो खतरे में थे। हेनरी ने एक बार ह्यूमैनिटी को नहीं बचाया बल्कि अनगिनत बार ह्यूमैनिटी को बचाया। जिसके बाद हेनरी ने यहाँ पे एकेडमी से शुरुआत की और उसी ने यहाँ पे सबसे पहली सुपर ह्यूमन एकेडमी बनाई थी। जब तक हेनरी अपनी जवानी में पहुंचा तब तक वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि उसके पास इन्फिनाइट स्पीड एंड स्ट्रेंथ थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको हेनरी बस एक मूव के अंदर सॉल्व नहीं कर सकता था। उस टाइम पे हेनरी की एकेडमी की जो उम्मीद थी वो बहुत ही ज्यादा हाई थी और हेनरी को जो फीलिंग मिल रही थी वो दुनिया के ऊपर रूल करने से भी ज्यादा बेहतर थी। हम लोग ऑडियंस को देखते हैं जो हेनरी के लिए बौखलाए हुए थे, उसे चीयर करते जा रहे थे, लड़कियां छोड़ो लौंडे भी पगलाए हुए थे उसके ऊपर। इसके बाद हेनरी की मुलाकात एक ऐसे मॉन्स्टर से हुई जो कि पूरे यूनिवर्स को ही एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकता था, जिसका नाम था गंप, द ओरिजिनेटर ऑफ द मॉन्स्टर्स, यानी मॉन्स्टर्स को बनाने वाला। हेनरी को ऐसा लगा कि ये मॉन्स्टर भी यहाँ पे गॉड्स की पावर से ही बना होगा और हेनरी शायद इसे नहीं हरा पाएगा और यही उसकी लिमिट होगी। लेकिन अगले ही पल जब हेनरी ने उसके ऊपर हमला किया तो उसने एक झटके के अंदर उसे चीर दिया और उसके सीने के अंदर बहुत बड़ा छेद करके उसे डोनट बना दिया। लेकिन ये मॉन्स्टर यहाँ पे एकदम इन्वेस्टमेंट के साथ आया था, इसलिए बैकअप प्लान के लिए अपने मुंह से अंडा निकालता है और उसे फेंकते हुए कहता है कि साले 1 साल बाद मैं दोबारा आऊंगा लड़ने के लिए। लेकिन हेनरी उसके अंडे को ही पकड़ लेता है, जिसपे ये मॉन्स्टर चिल्लाते हुए भैया जाने दो मुझे, जाने दो, ये कहता रहता है। लेकिन हेनरी मैं नहीं सुनने वाला। हेनरी हम लोगों को बताता है कि जो मॉन्स्टर यहाँ पे पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था वो एक झटके के अंदर ही मारा गया। और रही बात उसके अंडे की, तो हेनरी ने उसे अपने घर के अंदर 100 पीस की तरह लगा लिया। मॉन्स्टर के बाद में यहाँ पे जो गॉड्स टाइटन्स आए वो भी यहाँ पे हेनरी के पंचेस के सामने टिक नहीं पाए। हेनरी को अभी तक ऐसा लगता था कि उन गॉड्स ने ही हेनरी को बनाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। हेनरी किसी और ही तरीके से बना था। ब्रो इज जस्ट बिल्ड डिफरेंट। हेनरी हमेशा से बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग बनना चाहता था और वो हमेशा से एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग था ही, बस उसके पास ये इंस्टेंट पता नहीं कहां से आ गई। खैर इन सब होने के बाद अर्थ पूरी तरीके से पीस में चले गए। अब यहाँ पे कोई भी लड़ाई दंगा नहीं था, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद हेनरी को अंदर से एक बहुत ही ज्यादा खालीपना महसूस हो रहा था। ये खालीपना और कुछ भी नहीं था, बस ये एक सोच थी कि उसका अपोनेंट अब यहाँ पे कोई भी नहीं बन सकता। वो बस यही सोचते रहता था कि उसकी लिमिट्स क्या है, वो कहाँ पे जाके रुक सकता है। जिसके बाद हेनरी जब अपने मिडिल एज में पहुंचा तब तक वो एकदम पीक लेवल पे पहुंच चुका था, कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। लेकिन तब तक हेनरी और भी ज्यादा
ज्यादा निराश हो गया और उसने फैसला किया कि वो खुद को खत्म कर लेगा। लेकिन उसने खत्म करने से पहले अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल यहाँ पे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसे चेंज करने के लिए किया। तुम्हें याद होगा यान ने जब लैंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था तब उसने बाकी लोगों को बताया था कि उनकी ये पावर्स अर्थ की अजीबोगरीब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आती है, जो कि यहाँ पे हेनरी ने जाने से पहले किया था। दैट्स व्हाई ऑथर इज गुड राइटर। बस ऑथर के अंदर बहुत बड़ा कीड़ा है बकैती करने का, इसीलिए वो ये सब कुछ हरकतें करते रहता है। हेनरी हम लोगों को ये भी बताता है कि वो खुद को मार नहीं सकता था उसकी इमोर्टलिटी के चलते, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो गहरी नींद में चला जाएगा। उसने एक तारीख सेट की और बैटरी को अनप्लग्ड कर दिया और हेनरी ने यहाँ पे सिर्फ एक ही शर्त रखी, अगर कोई उसे जगाना चाहता है तो फिर उसे हेनरी जितना ही स्ट्रांग होना पड़ेगा तभी हेनरी जगेगा, नहीं तो हेनरी हमेशा के लिए सोता ही रहेगा। और इसी तरीके से हेनरी यहाँ पे अर्थ से पूरी तरीके से आजाद हो गया। हम लोग लैन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। वो आगे से कहती है कि हमारी पावर्स इससे आई हैं, यानी कि ये मुतता था तो हमारे लिए झंडा बनता था, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए हमारा एंसेस्टर है। यान आगे से कहता है तो वो मारा गया, अब इसमें कोई भी मजा नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे सोलो के डिसाइपल को देखते हैं और उसने सबसे पहले यहाँ पे ड्रैगन की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को सीख लिया था। ये सभी लोग उसे कह रहे थे कि बाहर फेंको बाहर फेंको, लेकिन हम लोग लैन को देखते हैं जिसकी जीभ भर जाती है, वो आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि ना फेंको नहीं हम लोग मारे जाएंगे। जिसके बाद वो यान का कॉलर पकड़ लेती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने कहा था कि ये फॉरबिडन टेक्निक है, तो फिर तुमने ये टेक्निक इन बच्चों को क्यों सिखाई जो कि अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमने ये टेक्निक इन्हें क्यों सिखाई? बताओ तुमने ये क्यों सिखाई? वो पे इन चारों को देखते हैं जिनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ये अपने मन के अंदर सोचते हैं ये टेक्निक अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है जिसपे हम रहते हैं। खैर यानी यहाँ पे लैन से कहता है कि शांत रहो यार, ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, दे आर गुड किड्स। वह पे ये दोनों टीवी से ये सब कुछ देख रहे थे। वह पे ये मॉन्स्टर अपने एंसेस्टर से पूछता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, जिसपे एंसेस्टर हम लोगों को अपने प्लान के बारे में बताता है कि अब वो यहाँ पे अर्थ की जो चिन्ह जनरेशन है यानी कि आने वाली हीरो जनरेशन उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे अर्थ के पास यहाँ पे ग्रो करने का मौका ही नहीं रहेगा और ये इन लोगों के पास कमाल का मौका है। जस्ट लाइक जापान जिनके पास जनरेशन ही नहीं है यानी कि बच्चे ही नहीं है, तो वो लोग कैसे फल फूलेंगे। खैर इसके बाद एंसेस्टर यहाँ पे गलत टारगेट को चूज कर लेता है। वो यान की तरफ देखते हुए कहता है कि इसके पास कमाल की पावर है, अगर वो यहाँ पे यान की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले तो वो अर्थ के ऊपर बिना किसी दिक्कत के पहुंच सकता है। हम इस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने एंसेस्टर को मना कर रहा था, ये कहते हुए कि आपने देखा नहीं, उसने हेनरी की एनर्जी को एक पाम स्ट्राइक के साथ ही रोक लिया और अगर ये गलत तरीके से चीजें एंड होती हैं तो फिर आप मारे भी जा सकते हैं। और ये बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कई सारे क्रिएटर्स भी आए हुए हैं जो कि इसी फिराक में है कि आप कुछ करें तो वो आपको पेल दें। इस पे एंसेस्टर को समझ में आ जाता है कि वो लोग जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, उन्हें यहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन इस मॉन्स्टर को अभी भी डर लग रहा था, तो एंसेस्टर उसे कहता है कि चिंता ना करो, जैसे ही वो लोग यहाँ पे क्रिएटर्स की पावर्स के ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं तो फिर उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी और उसके लिए एंसेस्टर के पास यहाँ पे पहले से ही प्लान है। इसके बाद एंसेस्टर अपने पास एक फोटो निकालता है और ये फोटो की नहीं और की नहीं हमारे बेचारे गरीब लोगों की ही थी जो कि इतने समय मॉडल अकेडमी के अंदर एनोड लिंक के नीचे काम कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं जस्ट लाइक बेबी सीटर्स। खैर एंसेस्टर इन लोगों से कहता है कि मेरे बच्चों चिंता ना करो, तुम लोगों का परदादा तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। इधर हम इन लोगों को देखते हैं जो कि एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे कई सारे रास्ते थे, इसलिए इन लोगों को अलग अलग रास्ते पकड़ने थे। यानी यहाँ पे लैंड से कहता है कि तुम ये वाला पकड़ लो, लेकिन लैंडो से कहती है कि मैं तुम्हें ही फॉलो करूंगी चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए। इसलिए इन सभी लोगों को अलग अलग रास्तों पे जाना पड़ता है कि जैसे ही अलग अलग रास्ता पकड़ते हैं तो हम लोग एंसेस्टर को देखते हैं जो कि आगे से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जो कि था सुपर पावर इल्यूजन एक्टिवेट। ये मॉन्स्टर आगे से काफी ज्यादा घबराया हुआ था, शायद से इसके पास इंश्योरेंस नहीं था, इसलिए एंसेस्टर से पूछता है कि आपको पक्का यकीन है ना कि ये इल्यूजन उन लोगों के खिलाफ काम भी करेगा। एंसेस्टर आगे से कहता है कि ये इल्यूजन कोई ऐसा वैसा इल्यूजन नहीं है, तुम मेरी पावर्स को हल्के में ले रहे हो, भले ही मेरी स्ट्रेंथ यहाँ पे क्रिएटर लेवल की ही क्यों ना हो, लेकिन मैं यहाँ पे गॉड पावर्स के साथ में पैदा हुआ हूँ, इसलिए पहला काम तुम्हें सिर्फ उन लोगों का ध्यान भटकाना है और कुछ भी नहीं। इसके बाद हम लोग सबसे पहले होप को देखते हैं। होप के सामने इल्यूजन आता है, सबसे पहले इसके जो डिसाइपल्स थे वो ढेर होते हैं। इसके बाद हम लोग डुवार्फ किंग को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि ये घटिया इल्यूजन है यार, एकदम 2 कौड़ी का माल है ये। लेकिन जैसे ही वो इल्यूजन को देखता है तो ये बौखला जाता है कि इसके सामने इसका सबसे बड़ा वाला इल्यूजन था, इसकी ये दिल के अंदर चाहत रखता है कि 11 किंग और ऑर्ग किंग इसके सामने सर झुका ले और उसे कहते हैं कि अब से हम तुम्हें फॉलो करेंगे। और इस इल्यूजन को देख के डुवार्फ किंग आगे से बौखला जाता है और हंसते हुए कहता है माँ कसम इल्यूजन भले ही लेकिन मजा आ रहा है, आई लाइक दैट इल्यूजन। हम इन दोनों को देखते हैं, एंसेस्टर आगे से कहता है देखा उन लोगों के अंदर जो डिजायर है मैं उन्हें ये दिखा रहा हूँ और ये लोग बौखला जाएंगे उससे। मॉन्स्टर आगे से कहता है दादाजी ये काम तो कर रहा है ना। एंसेस्टर आगे से कहता है 100%। इसके बाद हम लोग 11 किंग को देखते हैं और ये भी आगे से मुस्कुरा रही थी क्योंकि इसके सामने डुवार्फ किंग और ऑर्क किंग अपना सर झुकाए हुए थे, ये कहते हुए महामहिम अब से हम आपको फॉलो करेंगे। इसके बाद हम लोग ऑर्क किंग को देखते हैं, सबसे ज्यादा बौखलाया यही हुआ था, ये पागलों की तरह हंस रहा था क्योंकि इसके सामने 11 किंग और डुवार्फ किंग आगे से सर झुकाए हुए थे। इसके बाद हम लोग होप को देखते हैं और होप बिल्कुल सीरियस था, वो यही कह रहा था कैसा इल्यूजन है भाई, तुम 2 कौड़ी का है और ऊपर से ये तो डिजायर बेस्ड इल्यूजन है, यानी कि मेरी इच्छाओं पे इल्यूजन दिखेगा, लेकिन मेरे पास तो कोई इच्छा ही नहीं
नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे यान यहाँ पे होप को पीछे से आवाज लगाता है, तो यान होप उसे देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तुम लोगों को पता है कि होप की सिर्फ एक ही इच्छा है कि गॉड उसे रिकॉग्नाइज करे और उसे मान्यता दे, और होप यहाँ पे सिर्फ यान को ही असली गॉड मानता है। इसीलिए होप यहाँ पे जैसे ही यान को अपने सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ देखता है तो अपने घुटनों पे आ जाता है और आगे से अपने घुटने टेक के यान को सलामी देता है। वहीं पे यान होप से कहता है कि वैम्पायर सबसे मेरे ही साथी हैं, मेरे मिनियन बन के घूमेंगे। इसके लिए होप मान जाता है और आगे से बौखलाते हुए हंसने लगता है। इधर हम लोग एंसेस्टर को देखते हैं और ये भी बौखलाते हुए हंस रहा था, ये कहते हुए देखा मेरी पावर वापस आ रही है। ये जितना ज्यादा टाइम इल्यूजन के अंदर बिताएंगे ये उतने ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे और मेरी पावर मेरे पास वापस आती जाएंगे। ये मॉन्स्टर आगे से घबराते हुए कहता है, लेकिन वैम्पायर किंग तो होप है ना, वो तो एक क्रिएटर लेवल पे है। जिसपे एंसेस्टर भी आगे से हंसते हुए कहता है कि मैंने भी नहीं सोचा था क्रिएटर मेरे इल्यूजन के अंदर फंस जाएगा, लेकिन उसकी पावर की वजह से मेरी पावर्स भी बहुत जल्दी जल्दी वापस आ रही हैं। इसके बाद अगला नंबर यहाँ पे यान का था, जिसके बाद ये मॉन्स्टर यान को उठा लेता है और हंसते हुए कहता है कि जैसे ही मैं इसकी एनर्जी को चूस लूंगा तो फिर मैं अनस्टॉपेबल अनबीटेबल हो जाऊंगा। और ये यान को देख के पागलों की तरह हंस रहा था। वहीं पे यान की नजर इन लोगों के ऊपर पड़ती है तो ये तो ढेर हो चुके थे इल्यूजन की वजह से। फिर इधर ये एंसेस्टर यहाँ पे यान से कहता है कि बच्चे अब मैं तुम्हें यहाँ पे सबसे पावरफुल इल्यूजन दिखाने वाला हूँ। और जैसा कि तुम्हें पता है कि यान की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि उसका क्लैन यहाँ पे दोबारा चालू हो और वो और ज्यादा पावरफुल होते जाए। इसीलिए एंसेस्टर यहाँ पे यान को उसका क्लैन दिखाता है, उसके सारे डिसेपल्स दिखाता है जो उसके पास खड़े हुए, यहाँ तक कि पूरा हेवनली रियलम भी, जहाँ पे यान जाना चाहता है और मुड्ढों को बवासीर देके मारना चाहता है। ऑफ कोर्स तुम यान की बैक स्टोरी ना भूले हो तो तुम्हें ये जोक समझ में आएगा। खैर एंसेस्टर यहाँ पे यान के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि यान को ये पसंद आ जाएगा, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग यान को देखते हैं जो कि अपने हाथों में हेवनली रियलम बना लेता है। इस पे एंसेस्टर को खून की उल्टी हो जाती है। वो आगे से कहता है ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, मैं यहाँ पे अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ तुम्हें इल्यूजन दिखाने का, तुम अपने हाथों में ही बना ले रहे हो। हम देखते हैं कि यान ने अपने हाथों में एक आर्टिफिशियल क्लैन बना लिया था जिसके अंदर इन्फिनाइट स्पेस था, यानी कि तुम पूरी दुनिया घूम लोगे तब भी ये खत्म नहीं होगा। इस आर्टिफिशियल स्पेस के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बताया जाता है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। हम लोग एंसेस्टर को देखते हैं जो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इंसान भी हो या फिर नहीं हो साला, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। वहीं पे हम लोग इस एंसेस्टर के डिसेबल को देखते हैं जो आगे से कांपते हुए कहता है दादा हम लोगों को ये सब कुछ गिव अप कर देना चाहिए, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। लेकिन एंसेस्टर बिल्कुल भी नहीं मान रहा। वो आगे से कहता है कि मैं आज तो इसका अपोनेंट बनूंगा या फिर मारा जाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस इंसान के पास कोई डिजायर ना हो, तलब, इच्छा, इन सभी चीजों को डिजायर कहते हैं। इसीलिए एंसेस्टर आगे से यहाँ पे अपनी अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल करके अनलिमिटेड मनी, स्पिरिचुअल स्टोन्स और भी कई सारी चीजें यान को लाके देता है। लेकिन ब्रो इज नॉट इंटरेस्टेड इन मनी। भाई के पास मिलियन में माइंस पड़ी हुई हैं एक छोटे मोटे स्पेस के अंदर। इस पे एंसेस्टर दोबारा हैरान हो जाता है और उसकी चारों आंखें बाहर आ जाती हैं। लेकिन एंसेस्टर अभी भी हार नहीं मानता। एज यू नो आदमी को सिर्फ दो ही चीजें हरा सकती हैं, एक तो वो खुद और दूसरे उसकी हवस। इसलिए एंसेस्टर यहाँ पे लड़कियां ले आता है जो कि यान से चिपकते हुए कहते हैं कितने प्यारे हो तुम। एंसेस्टर को ऐसा लग रहा था कि अगर वो दुनिया की खूबसूरत लड़कियां यहाँ पे यान के पास लाके दे देंगी तो यान को पक्का ये चलेगा, उसने पक्का इनकी चाहत होगी। लेकिन यान उनमें से एक को थप्पड़ मार देता है। ये कहते हैं हटो यार मुझसे, मुझे छुओ नहीं। ब्रो इज इनफिनाइट चैड, ब्रोइज डोंट इवन केयर अबाउट जेंडर। भाई मार सकता है अगर भाई चाहे तो। मैं बता सकता हूँ कि यान को यहाँ तक अब सिंडी स्वीडनी भी नहीं चाहिए। हम लोग इस मॉन्स्टर को देखते हैं और इसकी भी आंखें बड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद हम लोग एंसेस्टर को देखते हैं और आगे से रोते हुए कहते हैं कि इस बंदे के पास कोई इच्छा ऐसे कैसे नहीं हो सकती है, इसे कुछ तो चाहिए होगा ना। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं और यान यहाँ पे रिवर्स कार्ड का यूज करता है और उल्टा एंसेस्टर को ही यहाँ पे एक इल्यूजन दिखा देता है, जहाँ पे एंसेस्टर आखिर जाके हेनरी को हरा देता है और आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि अर्थ मेरी हुई, मैंने हरा दिया यहाँ पे हेनरी को। लेकिन जिसके बाद एंसेस्टर को पता चलता है कि वो यहाँ पे अभी इल्यूजन देख रहा है। इसके बाद यान यहाँ पे एंसेस्टर से कहता है कि तो शुरुआत से ये सब कुछ झूठ था ना, तुम हमें धोखा देके यहाँ पे लेके आए। अगर तुमने ये हमारे साथ किया होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने मेरे डिसेपल्स को घसीटा, इसलिए अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी दया नहीं दिखाने वाला। इस पे इन दोनों को समझ में आ जाता है कि इनका भांडा फूट चुका है और इनकी बुंड टूटने की बारी आई है। इसलिए आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि प्लीज ऐसा ना करो, हमें छोड़ दो। लेकिन यान अपने एक हाथ को ऊपर उठाता है तो हम लोग देखते हैं कि उसकी एनर्जी की वजह से वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और एक बार में ही पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये दोनों उड़ते हुए कहते हैं कि ये बच्चा है ना, ये इंसान तो नहीं है, किसका बच्चा है ये। फिर धमाके की वजह से ये लोग भी इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं। फिर ड्वार्फ किंग आगे से चिल्लाते हुए कहता है यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या मैं अभी भी अपना सपना देख रहा हूँ क्या। कर ये लोग उड़ते हुए स्पेस में जा रहे थे तो यान मुट्ठी बंद करके इन्हें रोक लेता है। इसके बाद हम लोग कुछ एलियन भाइयों को देखते हैं, इन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ तो होने वाला है। इसके अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक भूकंप आता है और बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ पे जितने भी प्लेनेट थे वो सभी एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय
होने लगते हैं। इस गैलेक्सी के अंदर जितने भी प्लेनेट थे वो सभी एक एक करके डिस्ट्रॉय हो रहे थे, जिसपे ये सभी डिसेपल आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं मास्टर ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन ये अभी भी नहीं रुक रहा था, वो बस मजे से एक दूसरे के प्लेनेट फोड़े ही जा रहा था। इधर हम लोग नंबर 5 के डिसेपल को देखते हैं जो कि होप को उठाता है, तो फिर हमें पता चलता है कि होप की सारी एनर्जी यहाँ पे चूस ली जा चुकी है। इसके बाद हम लोग एंसेस्टर और उस मॉन्स्टर को देखते हैं, ये अभी भी कोने में पड़े हुए थे, लेकिन एंसेस्टर अभी भी हार नहीं मानने वाला। वो आगे से कहता है कि मैं प्रिमोर्डियल किंग ऑफ मॉन्स्टर्स हूँ, मैं ऐसा मान ही नहीं सकता मैं किसी एबनॉर्मल हैंडी से हारने वाला हूँ। जिसके बाद यहाँ पे क्रिएट करता है एक बहुत बड़ा ब्लैक होल जो कि इन्फिनाइट है और उसके अंदर घुस जाता है। ये कहते हैं अगर तुम्हारी हिम्मत है तो फिर इसे क्रश करके दिखाओ। ये दोनों आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो तो ब्लैक होल में चला गया, हम उसे पकड़ेंगे कैसे। फिर इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो कि छोटे वाले वर्जन से बड़े वाले वर्जन में आ जाता है। इसको देख के लैन आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं मुझे पता था कि तुम यही होगे यानसेन, मुझे पता था। फिर लैन जैसे ही यानसेन का पूरा नाम लेती है तो ये चारों एकदम हैरान हो जाते हैं। इसके बाद उनकी बुद्धि चमकती है और उन्हें पता चलता है कि यानसेन दी ग्रेट टीचर है, ग्रैंड मास्टर इन लोगों का। हालांकि यान ने अभी कुछ भी नहीं पता था और वो उल्टा प्रिमोर्डियल मॉन्स्टर किंग दी एसेंसर के पीछे जाता है उन्हें पकड़ने के लिए। वहीं इन चारों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यान वही ग्रैंड मास्टर है जिससे ये लोग मिलने के लिए तड़प रहे थे। फिर इसके बाद लैन भी खड़ी हो जाती है और वो फाइट करने के लिए रेडी थी। जिसके बाद वहाँ पे ये वाला मॉन्स्टर आता है जो कि आगे से कहता है नेबुला स्टार के जितने भी मॉन्स्टर हैं वो सभी यहाँ पे आए और इन सभी हॉस्टेजेस को पकड़ ले, कोई भी बच के जाना नहीं चाहिए, इन लोगों के पास कोई भी पावर नहीं है। इस पे लैन आगे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। वो आगे से कहती है चलो देखते हैं कि किसमें है कितना दम। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एंसेस्टर ने ब्लैक होल बनाया था उसके अंदर से और भी कई सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं पे इन लोगों की खुशी का भाई ठिकाना नहीं था, ये एकदम प्रसन्न थे। फिर ये वाला मॉन्स्टर आगे से कहता है कि सभी मॉन्स्टर्स हमला करो और हर किसी को मार दो जब ये लोग कमजोर हैं। वो भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था, बस लैन यहाँ पे अपनी फिजिकल एबिलिटीज पे ही कुछ कर सकती थी। जियाओ की डिसेपल आगे से कहती है कि हमें क्या करना चाहिए। वहीं पे ये मॉन्स्टर एकदम पगलाए हुए थे, ये एकदम भाई अंधाधुंध हमला कर देते हैं। ये कहते हैं कि ये बच्चे भी नहीं जा सकते, भाग नहीं सकते यहाँ से, अब आएगा मजा। इसके बाद हम लोग साउलो की डिसेपल को देखते हैं जो आगे से कहता है कि हमें कमजोर न समझना, तुम हम पे हमला करोगे हम चुपचाप बैठे नहीं रहने वाले। इसके बाद ये अपने हाथों में बनाता है। इसके बाद साउलो का डिसेपल अपने हाथों में न्यूक्लियर बम बनाना ट्राई करता है और उसे ऊपर की तरफ छोड़ देता है। ये वाला मॉन्स्टर उन्हें देख के कहता है कि ये बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तो आतिशबाजी वाला है ना, ये पक्का ऊपर जाके फटेगा। लेकिन हम लोग लैन को देखते हैं और इसकी चीख निकल जाती है। जिसके बाद वो साउलो की डिसेपल के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, तुमने इसे इतनी पास में क्यों डिटोनेट किया, क्यों फोड़ा इसे इतनी पास में। वहीं पे हम लोग इस हरे वाले मॉन्स्टर को देखते हैं और इसकी एक आग इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि धमाका अचानक हुआ था और ये लोग जैसे ही इस धमाके की चपेट में आते हैं तो सायोनारा हो जाते हैं। हम लोग होप को देखते हैं जो अपने सभी डिसेपल्स को प्रोटेक्ट करता है बच्चे कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करके। वहीं पे ये धमाका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ये सभी हवा में उड़ जाते हैं। लैन इन लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है कि इसीलिए मैंने बोला था कि इसे पास वास में ना फोड़ा करो। धमाके की वजह से ये सभी भी उड़न छू हो जाते हैं और धड़ाम से नीचे जा गिरते हैं। वहीं पे ये सभी इस धमाके को देखते हुए कहते हैं कि ये है क्या भाई। वहीं पे साउलो की डिसेपल की आंखें बाहर आ जाती हैं। वो आगे से कहता है कि ये तबाही मैंने मचाई क्या, मैंने इसमें एक तिन्नी भर भी फोर्स नहीं इस्तेमाल की तब भी ये धमाका हुआ, ये एक नंबर का जोक है जोक। हम लोग नंबर 5 के डिसेपल को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि ये मेरी ही उम्र का है ना, इमोर्टल कल्टीवेशन, तुम लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, भाग जाओ यहाँ से, अर्थ के अंदर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो कि एंसेस्टर के ब्लैक होल के अंदर था। वहीं पे एंसेस्टर आगे से हंसते हुए कह रहा था गिव अप कर दिया ना, ये मेरे लिए है, ये मेरा रियलम है, यहाँ पे मैं इन्फिनाइट हूँ। इस ब्लैक होल के अंदर चाहे कैसे भी एनर्जी हो वो सभी मैं चूस लूंगा, सारी एनर्जी मेरी ही है। वहीं पे यान ये सारी बकवास सुन रहा था और पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि वो जैसे जैसे यहाँ पे यान की पावर एब्जॉर्ब करते जा रहा था तो इसका जो ब्लैक होल था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसलिए एंसेस्टर को ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे जीत रहा है। वो आगे से बौखलाते हुए कहता है कि मेरे सामने हर किसी की हवा निकल जाती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितने पावरफुल हो, तुम मुझसे एकदम चींटी बराबर भी नहीं हो। यान उसे कहता है अच्छा तो तुम्हें पावर चूसना कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो फिर मैं तुम्हें सारी ही दिए देता हूँ। इसके बाद यान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वो एक बार में ही एंसेस्टर को पूरी पावर दे देता है जितनी वो दे सकता था। और ऑफ कोर्स यान की यहाँ पे जो पावर्स थी वो एकदम बेमिसाल, एकदम नापाप थी। इसलिए यान यहाँ पे जैसे अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो फिर एंसेस्टर का ब्लैक होल ओवरलोड हो जाता है और वो ब्लास्ट कर जाता है, जिससे एंसेस्टर के भी चिथड़े उड़ जाते हैं। वो आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसा ना करो, लेकिन यान ऐसा कर देता है और एंसेस्टर के चिथड़े उड़ जाते हैं। साउलो का डिसेपल आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये कैसा धमाका था भाई, ये वाला धमाका तो मेरे वाले से भी ज्यादा बड़ा है। लैन उन्हें बताती है कि ये तुम्हारे ग्रैंड मास्टर की एनर्जी थी जो उसने यहाँ पे रिलीज की है। हम लोग एंसेस्टर को देखते हैं जो कि मिटते हुए कहते हैं कि ये साला इंसान नहीं है, ये इंसान हो ही नहीं सकता, कोई भी इंसान एक ब्लैक होल को ऐसे नहीं फोड़ सकता। इसके बाद हम लोग इसी स्पेस के अंदर उसी सैटेलाइट को देखते हैं जहाँ पे हेनरी कैद था। हेनरी का सिस्टम यहाँ पे यान के एनर्जी को रिटेट कर लेता है जो कि बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में थी। इसलिए हेनरी की जो बैटरी थी वो दोबारा से प्लग्ड हो जाती है और सिस्टम यहाँ पे फुल्ली पावर अप हो जाता है, यानी कि हेनरी यहाँ पे अब दोबारा जागने वाला था। इसके बाद हेनरी वहाँ पे जाग भी उठता है।
एंड यहाँ पे जैसे ही जाग उठता है तो फिर उसे कुछ महसूस होता है। इसके बाद हम लोग जियोस और पोसाइडन को देखते हैं, जहाँ पे पोसाइडन जियोस को बताता है कि उसने एरोस और एथीना को भेज दिया है अर्थ के ऊपर, और पोसाइडन आगे से कहता है अगर अर्थ के ऊपर हेनरी नहीं होगा तो फिर वो लोग आसानी के साथ अर्थ के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। इस पर जियोस आगे से कहता है इमीडिएटली सारे गॉड्स से कह दो कि वो लड़ाई के लिए रेडी हो जाएं। लेकिन जियोस को अंदर ही अंदर एक बैड फीलिंग आ रही थी कि वहां पे जाने पे कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन जियोस इसे इग्नोर कर देता है। जिसके बाद अगला सीन इन लोगों को होता है जहाँ पे ब्लैक होल अभी भी फट रहा था। ये सभी लोग आगे से कहते हैं कि ब्लैक होल फट जाएगा तो हम लोग मारे तो नहीं जाएंगे ना। इसके बाद हम लोग एंसेस्टर को देखते हैं जो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम और हेनरी दोनों ही कुत्ते हो एक नंबर के। इसके बाद एंसेस्टर वही काम करता है जो वो हेनरी के साथ करना चाहता था। एंसेस्टर अपने मुंह के अंदर से अपना अंडा बाहर निकालता है और उसे थूकते हुए कहता है अगर मैं जिंदा बच गया किसी तरीके से तो फिर मैं अगले साल दोबारा तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए आऊंगा। लेकिन हेनरी की तरह यान भी इस अंडे को पकड़ लेता है, जिसपे एंसेस्टर आगे से चिल्लाता हुआ कहता है वो सीट ऐसा ना करो यार, ऐसा ना करो मेरे साथ, पिछली बार भी पकड़ा गया था, इस बार भी पकड़ा जाऊंगा, ऐसा ना करो। इस पे ये चारों आगे से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है। फिर इसके बाद यान अंडा लेके वापस नीचे आ जाता है। वहीं ये चारों जैसे ही यान को देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप ही है ना ग्रैंड मास्टर, सभी मास्टर्स के मास्टर। और ये सभी यहाँ पे यान से चिपक चिपक के बात कर रहे थे। ये कहते हुए आप तो काफी ज्यादा हैंडसम है, और ये सभी आगे से कहते हैं कि आप तो इतना ज्यादा स्मार्ट है कि आपने हमें भी बुद्धू बना दिया। वहीं पे हम लोग लैन और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि कहते हैं हरामियो हमारे बारे में भी सोचो, हमें भी उसने फुद्दू बनाया है। वहीं पे लैन की भाई बोलती नहीं निकल रही थी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। और इसी तरीके से ये छोटा सा एडवेंचर यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें इस पूरी कहानी का सारांश दिया जाता है कि इंसानों को जिस प्लेनेट के बारे में पता चला था कि वहाँ पे मॉन्स्टर रहते हैं तो वो प्लेनेट सिर्फ एक झूठी बातें थी। ये सब कुछ यान ने सॉल्व कर दिया। और रही बात उस एंसेस्टर के एग की, तो फिर उसे यान ने अपने घर के अंदर कलेक्शन के तौर पे रख लिया। यहाँ तक कि लीड जनरेशन के जो मॉन्स्टर थे उन्हें इसमें गर्व फील हो रहा था, साले तुम्हारे दादा परदादा है वो, और तुम्हें इस बात पे नाज हो रहा है कि यान ने तुम्हारे दादा परदादा को कैद करके रखा है। इसके बाद हमें एक नजर यहाँ पे इमोर्टल एकेडमी की भी दिखाई जाती है। ये दोनों भाई जेल में पड़े हुए ठूस रहे हैं दाल चावल और कोई काम नहीं इनके पास। फिल्म को देखते हैं जो की ऑथर धड़ाधड़ भाई घूसे लात मारे जा रही थी, ये कहते हुए कि मैं उनके साथ क्यों नहीं थी, मैं उस स्टोरी के अंदर क्यों नहीं थी। इस पे ऑथर आगे हंसते हुए कहता है मेरी मर्जी। वहीं पे हम लोग सोलो को देखते हैं जो कि गैलेक्टिक डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाना चाहती थी पूरी अर्थ के ऊपर। इसी बीच ऑथर दो बदनसीब लोगों के बारे में भूल जाता है। वो आगे से कहता है उप्स, मैं तो इनके बारे में भूल ही गया। जिसके बाद हम लोग क्रिएशन गॉड और डेमी गॉड के ऊपर आ जाते हैं जो कि इतने समय एसगार्ड के टेंपल के अंदर थे। तो और क्रिएशन गॉड के सर के ऊपर टपली मारता है, ये कहते हुए देख क्या रो सर झुकाओ साले। इस पे क्रिएशन गॉड टपली खाने के बाद अपना सर झुकाता है और ओडिन को यहाँ पे ग्रीटिंग्स देता है। हम लोग ओडिन को देखते हैं तो ओडिन बिल्कुल भी जियोस की तरीके नहीं था, ये एकदम फुल बलवान था। ओडिन अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ही था जिसको हम लोग अक्सर जानते हैं। ओडिन सीधा मुद्दे पे आता है और उससे कहता है कि तुम ओलंपस के टेंपल में थे ना, मुझे बताओ कि अर्थ की सिचुएशन क्या और सब कुछ सच बताना, नहीं तुम्हारे जबड़ा तोड़ दूंगा मैं। इस पे क्रिएशन गॉड यहाँ पे सब कुछ बक देता है बिना किसी दिक्कत के। वहीं पे थॉर ओडिन से कहता है कि ये झूठ नहीं कर रहे हैं, शायद से वो हेनरी अब मर चुका है। ओडिन भी आगे से कहता है कि हो सकता है उसे मरे हुए काफी टाइम हो जाना चाहिए क्योंकि उस बात को कई सारे साल हो चुके हैं। वहीं पे लोग ओडिन से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोगों को यहाँ पे जियोस के साथ भी काम करना चाहिए ना। इस पे ओडिन इस बात के लिए साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो किसी ऐसे गॉड के साथ काम नहीं करने वाला जो सिर्फ अंडरवियर पहनता है, यानी कि कच्छा। जिसपे इन दोनों का मुंह बन जाता है कि आप कैसी बातें कर रहे हो पिताश्री। इस हम लोग पोसाइडन को देखते हैं और वो भी यहाँ पे जियोस से यही कहता है अगर हेनरी जिंदा हुआ तो फिर इन लोगों को यहाँ पे एसगार्ड गॉड्स के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। लेकिन जियोस भी बिल्कुल ओडिन की तरह था, ये भी साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो किसी ऐसे गॉड के साथ हाथ नहीं मिलाने वाला जो अपने सर के ऊपर मुर्गियों के पंख पहनता है, भले यहाँ पे जियोस मारा ही क्यों ना जाए। और ये सारी चीजें यहाँ पे सिर्फ इसी चीज से डिसाइड होंगे कि अर्थ के ऊपर पहले कब्जा कौन करता है। वही होगा इस दुनिया का असली रूलर, इस दुनिया का सबसे बड़ा रूलर। ये साले पूरे यूनिवर्स बना सकते हैं लेकिन इसके बावजूद इन्हें छोटी सी दुनिया की चिंता है, वो भी अर्थ। इसी टाइम के बीच में हम लोग यान को देखते हैं जहाँ पे अलायंस प्रेसिडेंट यान को फोन मिलाता है और उसे बताता है कि उसके स्टूडेंट यहाँ पे लगातार ग्रो होते जा रहे हैं, इसीलिए वो लोग यहाँ पे गैलेक्टिक डिफेंसिव प्लान के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि यान के स्टूडेंट की वजह से यहाँ पे पूरा सोलर सिस्टम सही से काम नहीं कर पा रहा है। यान इस चीज के लिए मान जाता है क्योंकि उसे भी पता है कि उसके स्टूडेंट यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं और वो लोग जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे तो फिर अर्थ उनके लिए एकदम सही जगह नहीं रहेगी लगातार कल्टिवेट करने के लिए, इसलिए यान को भी एक सिंपल फॉर्मेशन यहाँ पे बनानी पड़ेगी। इसके बाद यान यहाँ पे फोन रख देता है और वो इस बारे में सोचने लगता है कि उसे यहाँ पे खुद ये फॉर्मेशन बननी चाहिए या फिर सोलो से कह के बनवा लेनी चाहिए। यान को सोलो के ऊपर पूरा भरोसा था कि वो बना तो देगी, लेकिन अगर यान यहाँ पे गलती से अपनी पावर को रिलीज कर दे तो फिर वो तोड़ भी सकता है क्योंकि सोलो का लेवल कम जो है। इसलिए यान फैसला करता है कि वो अपने हाथों से ही यहाँ पे
फॉर्मेशन बनाएगा। और तुम्हें क्या लगता है कि यान यहाँ पे किस एरे फॉर्मेशन बनाएगा? स्पिरिचुअल स्टोन, कोई एशियंट आर्टिफैक्ट? अभी तुम्हें पता चलेगा। यान आगे से कहता है कि फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ सामान की जरूरत है। इसके बाद हम लोग अर्थ की गलियों पे देखते हैं जहाँ पे हम लोग एरोस और एथीना को देखते हैं। जियोस ने यहाँ पे किसी काम से भेजा है, वो भी जरूरी वाले, और ये यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं। गर्ल्स ऑलवेज बी गर्ल्स। मेरी बहन का ही एग्जांपल ले लो, जहाँ भी जाती है कपड़े खरीद लेती है और खून मेरा पीती है। भाई ऑनलाइन कर दो, भाई इतना दिला दो, भाई ये दिला दो। खैर ये जिस गली से गुजर रहे थे यहाँ पे लौंडे बौखलाए जा रहे थे एरोस को देख के और उसके ऊपर दीवाने हो रहे थे। वहीं पे एरोस धरती वासियों को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि देखो तो ये कितने ज्यादा चिनर पट्टे हैं। What the fuck I'm saying। खैर एथेना यहाँ पे एरोस को वार्न करती है ये कहते हुए कि तुम भूल गई क्या कि जियोस ने हमें यहाँ पे किस काम से भेजा है, और उसने हमें यहाँ पे साफ मना किया है कि हम लोग यहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एरोस आगे से हंसते हुए कहती है कि कैसी बातें कर रही हो भाई, मैं अपने चार्म का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही, तुम मुझे गलत समझ रही हो। एथेना उसे कहती है कि मेरे पास बुद्धि है और ऊपर से ये 2 आंखें भी, वो भी अभी तक फोन चलाने की वजह से खराब नहीं हुई। दरअसल एथेना को साफ दिखाई दे रहा था कि एरोस जिस बंदे को देखती है उसके ओर अपने दिल का बाण फेंक देती, और वो तीर जैसे ही यहाँ पे किसी को भी लगते तो वो एरोस का दीवाना हो जाता और उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। ये देखो कैसे गुलदस्ता लेके आ रहा है, और एरोस इसके सर को सरा ले जैसे कि ये कुत्ता हो। बाय द वे आई लव दिस सीन, क्योंकि ये मेरे भूतकाल को याद दिलाता है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे तुम लोगों को गॉडेस ऑफ लव का असली नाम बता देता हूँ, जो कि एफ्रोडाइटी, यही है एरोस का असली नाम। पता है जवान खड़खड़ा रही है इसलिए एरोस ही कहेंगे हम लोग। खैर एथेना यहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम खेलो अपना प्यार मोहब्बत इनके साथ, मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ जरूरी काम है। फिर इसके बाद एथेना यहाँ पे यान का पोस्टर निकालती है और एथेना में बताती है कि ये लोग यहाँ पे 2 मकसद से आए हुए हैं। पहला तो ये चेक करने के लिए कि यान यहाँ पे हेनरी है या नहीं, और अगर हेनरी नहीं है यान तो फिर ये लोग यहाँ पे ओडिन के साथ लड़ाई छेड़ देंगे कि भाई हम यहाँ के असली दादा। खैर एथेना का प्लान यहाँ पे बिल्कुल टाइट था, उसे यहाँ पे यान के बारे में पता लगाना था। इसे यान के बारे में सब कुछ पता था कि यान के बाल लंबे हैं, उसके बाल काले हैं और वो काले कपड़े पहनता है। पीछे हम लोग एरोस को देखते हैं जो कि हड्डी निकाल लेती है और उनसे कहती है कि भाग जाओ यहाँ से, तो ये बेचारे पूछ हिलाने लगते हैं। खैर एथेना का प्लान एकदम टाइट था, लेकिन तुम लोगों को पता है कि वो 1 नंबर की बेवड़ी है, इसलिए एथेना को यहाँ पे जैसे ही दिखाई देता है कि बार में 798 बियर की बोतल फ्री में मिल रही है तो इसकी जीभ लपलपाने लगती है और मुंह से पानी आने लगता है। इसके बाद जब एरोस पीछे मुड़ के देखती है तो फिर एथेना पलक झपकते ही गायब हो चुकी थी। इसके बाद अगले सीन में हम लोग एथेना को बार के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो अब तक आधी बोतलें गटक चुकी थी और मंगा रही थी कि लाओ सालो झूठा वादा ना करना, नहीं केस कर दूंगी। वहीं पे हम लोग एरोस को देखते हैं जो कि आगे से कहावत पेलती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खैर एरोस को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो एथेना से कहती है कि तुम अपने काम करोगे, मैं अपने करूंगी। इसके बाद एरोस यहाँ पे करती है प्यार का नंगा नाच, ये जो भी दिखाई देता उसके ऊपर अपना प्यार का दिल छोड़ देती, और एरोस यहीं पे नहीं रुकती, वो आधे से ज्यादा सिटी को अपना दीवाना बना लेती है और हर कोई इसके पीछे कुत्तों की तरह घूम रहा था। लेकिन इसी बीच यहाँ पे यान आ जाता है और एरोस इसके ऊपर भी अपना प्यार का बाण छोड़ती है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं था, वो बेचारा टूट के बिखर जाता है। भाई का दिल लोहे से नहीं टंगस्टन से बना हुआ है। अगर तुम्हें टंगस्टन के बारे में नहीं पता है तो ये काफी ज्यादा इंड्यूरेबल मेटल है, यानी कि ये चोट मारने से नहीं टूटता, तुम्हें यहाँ पे टैंक एंटी राइफल की जरूरत पड़ेगी, वही कुछ कर सकता है, बाकी और कुछ तो काम नहीं आएगा। एरोस भी ये देख के हैरान हो जाती है कि मेरा ये प्यार का बाण इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया, और वो पीछे मुड़ के यान की तरफ देखती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि इस आदमी के साथ गड़बड़ क्या है भाई, गॉडेस ऑफ लव का प्यार वाला तीर इसके ऊपर कोई असर ही नहीं दिखा रहा। ये सच में एक धरतीवासी ही है ना, लेकिन अगर ये धरतीवासी नहीं भी है तो फिर यहाँ पे एरोस का जो लव ऑफ एरो होता है ये किसी भी गॉड के ऊपर भी काम करता है। जिसके बाद अपने कपड़े चबाते हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है साला, मैं यहाँ पे गॉडेस ऑफ लव हूँ, मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाली, तुम मेरे प्यार में गिर के ही रहोगे। जिसके बाद ये भागते हुए जाती है और आधी गली को क्रॉस करके यान के सामने आ जाती है और कोने से झांक के सही मौके की तलाश करती हो। इसे जैसा ही सही मौका मिलता है तो ये जानते हो यहाँ पे वो पैतरे आजमाती है जो कि ड्रामास में इस्तेमाल होते हैं। ये चलते चलते जाती है और यान के सामने ही गिर जाती है, वो भी मुंह भरा। इसे तो यान भी हैरान हो जाता है और वो आगे से पूछता है दीदी ठीक तो हो, लेकिन एरोस यहाँ पे नौटंकी कर रही थी, वो आगे से कहती है दुख रहा है मेरी मदद करो। वे पीछे से ये यान के ऊपर लव ऑफ एरो छोड़ती रहती है, धकाधक रुक नहीं रही, लेकिन यान के ऊपर ये बिल्कुल भी काम नहीं आते, वो बेचारे लक के नीचे गिर जाते हैं क्योंकि भाई का दिल लोहे से नहीं टंगस्टन से बना हुआ है। इसके बाद यान यहाँ पे एरोस को इग्नोर करते हुए कहता है अगर दुख नहीं रहा है तो फिर चुपचाप खड़ी हो जाओ, नौटंकी ना करो। इसके बाद वो एरोस को इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। इससे एरोस का यहाँ पे माथा घूम जाता है, वो आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम आदमी ही हो ना, कोई औरत तो नहीं, या फिर गे तो नहीं हो। किसी बहरे काने को भी पता है कि उसे मेरी मदद करनी है, तुम नहीं कर सकते क्या? इसके बाद दोबारा अपना रुमाल चबाते हुए कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मुझसे प्यार न करे, इसके दिमाग का प्यार वाला स्क्रू पक्का ढीला होगा और मुझे टाइट करना पड़ेगा तभी काम बनेगा। वह पे यानी सारी बातें सुन रहा था और वो बिल्कुल इग्नोर कर रहा था, उसे पता है कि ये सभी चीजें हानिकारक हैं। खैर एरोस ने यहाँ पे ठान लिया था कि वो मर्दे मर्दा कर देगी, यानी कि पूरी जान लगा देगी यान को अपने प्यार में गिराने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यान एक सुपरमार्केट आता है और वहाँ पे अपना QR दिखा के कुछ फ्रूट्स खरीदता है, जैसे कि केला, ऑरेंज, सेब वगैरह वगैरह। और उसी के पीछे हम लोग एरोस को देखते हैं जिसने भाई पूरा सामान निकाल लिया था। इसके पास बजूका था, मिनी मशीन गन थी और ये सब गुलाबी थे और ऊपर से दिल का निशान बना हुआ था, यानी कि ये सब प्यार की बंदूकें हैं। एरोस ने ठान लिया था
कि वो आज यान को अपने प्यार में गिरा के ही रहेगी, भले उसे चाहे कोई भी हद पार ही क्यों ना करनी पड़े। जिसके बाद वो यान के ऊपर सबसे पहले लव ऑफ द मिनी गन से फायर करती है, लेकिन यान हर गोली को डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो बजूका का प्यार इस्तेमाल करती है और जहाँ पे धमाका होता है तो दिल बन जाता है, लेकिन यान वहाँ से सही सलामत बाहर आ जाता है। भाई की बॉडी भी टंगस्टन से बनी हुई है और मुझे पता है कि इसे टंगस्टन कहते हैं, लेकिन जानते हो जबान फड़फड़ा जाती है। खैर यान को एकदम सही सलामत देख के एरोस की नाक बहने लगती है। वो आगे से कहती है कि ये क्या हुआ भाई, ये जिंदा कैसे है अभी तक। इसके बाद वो भागते हुए यान के पास जाती है और उसे कहती है रुको एक सेकंड, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हारा नाम क्या है। यान उसे अपना नाम बताता है तो एरोस उसे बताती है कि वो हाल ही की एक न्यूज रिपोर्टर आई है, कल ही बनी है, और वो यान से कुछ सवाल पूछना चाहती है। और वो यान से पूछती है कभी तुम्हें प्यार व्यार नहीं हुआ क्या, कभी पहला प्यार नहीं मिला तुम्हें। यान आगे से कहता है ना, उसने तो हजारों सालों से कोई लड़की भी नहीं देखी है। एरोस आगे से कांप जाती है और वो कहती है हजारों सालों से बिना प्यार के तुम धरती वाले इंसान ही हो ना, मुझे मजाक ना करो, ये झूठ है। जिसके बाद वो यान से पूछती है कि इतने सालों तक अकेला रहने पे तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता। यान आगे से कहता है बिल्कुल भी नहीं, औरतें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, एक नंबर की एनोइंग होती हैं, वो मेरा दिमाग खराब करती है और मेरे आराम करने के समय को भी बर्बाद कर देती हैं। जिस पे एरोस की बोलती बंद हो जाती है और वो कुछ भी कह नहीं पाती। लेकिन वो यान से पूछती है तो फिर तुम आजकल क्या कर रहे हो। तो यान उसे बताता है कि हीरो अलायंस ने मुझे एक फॉर्मेशन बनाने के लिए पूछा है। एरोस पूछती है कि किस टाइप की फॉर्मेशन है वो। तो यान उसके मुंह पे ही कहता है दिस इज द गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन, भगवानों को मारने की फॉर्मेशन है ये। जिससे एरोस की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कांप जाती है। मुझे लगता है कि यान जानबूझ के कह रहा है कि वो गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन बना रहा है। यान एरोस को ये भी बताता है कि उसके डिसाइपल हाल में कुछ ज्यादा ही जल्दी ग्रो हो रहे हैं और वो कहीं जानबूझ के पूरी गैलेक्सी को न उड़ा दे, इसीलिए वो उनके लिए एक फॉर्मेशन बनाना चाहता है जो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो कि वो गॉड्स को भी मार सके, ताकि वो लिमिट में रह सके। इससे एरोस डरते हुए कहती है कि गॉड्स को मारने की फॉर्मेशन सिर्फ अपने डिसाइपल्स के लिए। यान उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें तक क्यों घबराए हुए। तो ये आगे से घबरा के कहती है कुछ भी नहीं। और वो यान से बड़े प्यार से पूछती है क्या वो देख सकती है। यान उसे कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी, देखना है देख लो, मुझे क्या जाता है। इस पे वो हैरान होकर कहती है कि ये इतनी जल्दी कैसे मान गया। इसके बाद हम दो और गॉड्स को देखते हैं जो कि अर्थ की तरफ आगे बढ़े थे और ये शायद से लोकी और थॉर होंगे। हम देखते हैं कि ये सीधा लूफी के खेत में गिरते हैं और लूफी चिल्लाते हुए कहता है साले चावल उगाने तो मेरा दिमाग खराब ना करो। लूकी उतरते ही थॉर से पूछता है हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सीधा ऐलाने जंग कर देंगे। तो थॉर उसे मना करता है ये कहते हुए कि यहाँ पे ओडिन ने उसे किसी काम से भेजा है, ये पता लगाने के लिए कि हेनरी जिंदा है या नहीं। अगर हेनरी जिंदा नहीं है यहाँ पे तो फिर अर्थ के ऊपर पोसाइडन और अपोलो के अलावा जो कि गॉड ऑफ सन है, थॉर का कोई भी अपोनेंट नहीं होगा। इधर हम लोग यान को देखते हैं और उसने पूरी फॉर्मेशन बना दी थी और इसने पूरी फॉर्मेशन जानते हो किससे बनाई थी। मैंने कहा था ना ये किससे बनाएगा फॉर्मेशन, तो इसने बनाई थी केले, संतरे, गुआवा जिसको नाशपाती कहते हैं मेरे यहाँ, सेब और तरबूज से बनाई थी। एरोसाकी से हैरान होकर कहती है कि मजाक न करो, ये तुम खेल रहे हो ना कि तुम्हें पच नहीं रहे, ऐसे हम लोग करते हैं, ये फॉर्मेशन नहीं हो सकती। यान उसे बताता है कि नहीं यही फॉर्मेशन है, ये जो ऑरेंज है यानी कि संतरा ये बीच में सूरज की तरह काम करता है, सेब यहाँ पे अर्थ है, अंगूर यहाँ पे मून और वाटरमेलन यानी कि तरबूज यहाँ पे मार्स है। इंग्लिश में लिखा है ना तो वही बोल रहा हूँ। यान एरोस को बताता है कि ये सिर्फ मीडियम है यानी कि कॉपीज, अगर ये मीडियम यहाँ पे खराब या फिर टूटते नहीं है तो फिर अर्थ को भी कोई डैमेज नहीं होगा। वो कहावत नहीं होती है कि राजा या फिर किसी भी की जान एक समुद्र के लाइट हाउस के तोते के अंदर फंसी होती है, जब तक तोता नहीं मरेगा तो राजा नहीं मरेगा, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। यानी कि से बताता है अगर वो गलती से भी यहाँ पे इस सेब जो कि अर्थ की कॉपी है उसकी एक बाइट ले लेता है तो आधी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी और लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। यानी कि तोते का पंखा खींचा तो राजा की खाल उधड़ेगी। फिर उसी टाइम पे यान को कुछ महसूस होता है, इसलिए वो उन सभी के ऊपर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। इससे हम लोग देखते हैं कि स्पेस के अंदर अर्थ, मून, मार्स जो भी थे वहाँ पे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और ये पूरे एरिया से यहाँ पे गैलेक्सी के अंदर सील्ड हो जाते हैं, यानी ना कोई बाहर से अंदर आ पाएगा और ना अंदर से कोई बाहर जा पाएगा। इसलिए लोकी और थॉर आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि किसने हमें यहाँ पे सील पैक कर दिया वे। इसके बाद ये भागने की कोशिश करते हैं लेकिन भाग भी नहीं पा रहे थे। आगे से ड्रिल मशीन निकाल लेते हैं, ये कहते हैं मैं चीर के रहूंगा, मैं बाहर जाके रहूंगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। इसके बाद फोर्स लगाते हुए दरवाजे को सील को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सील इन्हें एक ट्रैम्पोलिन की तरह पीछे खींच के वापस जमीन पे दे पटकती है। लूफी आगे से कहता है ये भड़वे मुझे जीने नहीं देंगे। ये दोनों आगे से रोते हुए कहते हैं कि हम गॉड से यार हम मजाक न करो हमारे साथ, वो बंदा इंसान ही नहीं हो सकता जिसने ये सील लगाई है। फिर इसके बाद ये गोलियों में चलते हुए कहते हैं कि जिस बंदे ने भी ये सील बनाई है वो पक्का एक धरतीवासी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस अर्थ के ऊपर एक गॉड लेवल का वॉरियर हो। खैर थॉर आगे से कहता है कि हम यहाँ पे फंसी चुके हैं तो फिर चलो मिशन को ही पूरा कर लेते हैं। इसके बाद ये भी यान की तस्वीर निकाल के कहते हैं कि हमें चेक करना है कि ये बंदा हेनरी है या नहीं। अब उसी टाइम पे इन लोगों की नजर यहाँ पे मैंग और साउलो की डिसाइपल के ऊपर पड़ जाती है। इनकी बातों से मुझे बस इतना ही पता चलता है कि ये लोग एल्डर्स के पास जा रहे हैं किसी काम से जो कि हमारे एनोडलिंग है। वह ये दोनों जैसे ही यहाँ पे डिसाइपल्स को देखते हैं तो फैसला करते हैं कि ये इनका पीछा करेंगे। हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे एनोडलिंग लेते हैं वो जगह भी यहाँ पे आसमान में उड़ रही है, जिसको देख के ये आगे से हैरान हो जाते हैं और आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं बीबीसी ये जगह है कौन सी यार, ये चीजें हवा में कैसे उड़ रही है, ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पास नहीं है। फिर इस एरिया के ऊपर साफ लिखा हुआ था कि अंदर जाना यानी मौत से टकराना, अगर तुम्हें गूदा
है तो ही अंदर जाना। ये दोनों भी इस वार्निंग को देख के घबरा रहे थे। मेंगा डिसेबल आगे से कहता है मेरी फट रही है भाई, वो बेस्ट डरावने हुए तो मैं क्या करूंगा, और उन्होंने हमें खा लिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे। इस पे सालो का डिसेबल आगे से कहता है बस कदम अंदर रख दो, जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद ये अपने दिमाग को बंद करते हैं और चुपचाप अंदर कदम रख देते हैं। इसके बाद हम लोग थॉर और लोकी को देखते हैं और ये कोने से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और लोकी की भी आगे से फट रहे थे, क्योंकि उसने यहाँ पे डिसेबल्स को बात करते हुए सुन लिया था कि अंदर डरावने बीस्ट रहते हैं और ये उनके लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन थॉर का मरना कुछ अलग था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो लोग गॉड्स हैं और हेनरी के अलावा और कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता है। बस एक बार अंदर कदम रखो, तुम्हें पता चल जाएगा। हम देखते हैं कि ये दोनों अंदर आ जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि इस जगह को इनर गेट कहते हैं और ये जगह काफी ज्यादा पावरफुल है। अब उसी टाइम में लोगों के सामने मॉन्स्टर आता है जिसको हम लोग एस के नाम से जानते हैं और वो इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों पक्का यहाँ पे मेंग और साउलो के डिसेबल हो गए ना, हमें पहले ये पता चल चुका है, हमारे बॉसों में वो अंदर ही हैं। और फिर ये दोनों ये देख के हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे मॉन्स्टर क्या कर रहा है, ये तो काफी टाइम पहले यहाँ से विलुप्त हो चुके थे। लेकिन उससे ज्यादा हैरान ये लोग ये देख के हो जाते हैं जिसको ये लोग खतरनाक बीस्ट समझ रहे थे, वो असल में ये दोनों नादान बच्चे हैं। ये अभी भी घोड़ा घोड़ा खेल रहे हैं और ऊपर से इनके लिए केक लाया जा रहा है, मौज यही काट रहे हैं। ये दोनों अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये है हमारे क्लैन के प्रोटेक्टर, ये किस एंगल से प्रोटेक्टर लगते हैं, इनके मुंह में कोई लॉलीपॉप दे दो ये ऐसे ही खुश हो जाएंगे। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर किंग एकदम बच्चों की तरह ख्याल रख रहे थे, बिल्कुल बेबी सिटर्स की तरह। वो इन्हें बड़े प्यार से केक खिला रहे थे और इन्हें झूला झूला रहे थे। इसके बाद एनोडलिंग की नजर जैसे ही यहाँ पे साउलो और मेंग के डिसेबल के ऊपर पड़ती है तो ये दोनों भागते हुए उनके पास चले जाते हैं, ये कहते हुए कि तुम लोग पक्का यहाँ पे मेंग और साउलो के डिसेबल होगा ना, कितने प्यारे हो, यहाँ आओ हम तुम्हें गले लगाते हैं। ये दोनों भाई घबरा के साफ मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि पास ना भाई हमारे पास, तुम्हारे अंदर से बेबी सिटर वाला डिसऑर्डर नजर आ रहा है। लेकिन ये दोनों उन्हें खिलाते हुए कहते हैं कि तुम तो बड़े प्यारे हो यार, ये केक खाओ, ये हमारा सबसे बेस्ट और डिलीशियस प्रोडक्ट है। लेकिन मेंगा डिसेबल ये सब कुछ खाने से मना कर रहे थे तो एन आगे से कहती है कि हमारे पास बहुत सारा माल पड़ा है, कुछ ना कुछ तुम्हें पसंद आ ही जाएगा। इसके बाद वो पीछे मुड़ के ऐसे कहती है जाओ भाई कुछ खाने के लिए लेके आओ, पहली बार हमारे डिसेबल्स के डिसेबल आए हैं यहाँ पे। जिसकी वजह दोनों सबसे पहले इनकी चिंता दूर करते हैं, ये कहते हुए कि चिंता ना करो, हम तुम्हें खाएंगे नहीं, बल्कि तुम लोग यहाँ पे दुगना सेफ हो। वे फिर लिंग भी चाहते थे कि वो किसी डिसेबल को अडॉप्ट करे, हाँ ये लोग अडॉप्ट ही कर सकते हैं, बना नहीं सकते। लेकिन यान ने साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि खुद तो बड़े हो जाओ, जिसके बाद कोई डिसेबल विसेबल बनाना। इसके बाद इंग आगे से रोते हुए कहती है कि हम लोग तुम दोनों के मॉन्स्टर से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें यहाँ पे कोई परमिशन नहीं मिले डिसेबल विसेबल रखने की। सब लोग डिसेबल अपने मन के अंदर सोचता है कि ये दोनों पक्का ना हमारे क्लैन के सेक्रेट बीस्ट हैं, ये पक्का हमारे क्लैन के प्रोटेक्टर ही ना, इन्हें देखने तो ऐसा लग रहा है कि ये एकदम कमजोर हैं, जैसे कि हमारे घर के बगल वाली नोटी दीदी रहती है, हमेशा शैतानी करती हैं। अब उसी टाइम पे हम लोग इसको देखते हैं और ये सीटी बजाते हुए बड़े आराम से आ रहा था, लेकिन उसी टाइम पे से थॉर और लोकी धर दबोचते हैं और ऐसे कहते हैं कि अपनी मुंडी ना हिलाना, नहीं दोबारा कभी भी कुछ हिला नहीं पाओगे। थॉर सबसे पहला सवाल पूछता है कि ये घटिया जगह कौन सी है, तो ये आगे से लिख के बताता है कि ये इमॉर्टल एकेडमी है। तो आगे से कहता है ये कैसी घटिया जगह है बे। लेकिन हम लोग लिंग और आयन को देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि किसी ने इसको धर दबोचा है। जिसके बाद वो लोकी और थॉर से कहते हैं कि तुम लोग एक नंबर के घटिया इंसान हो बे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे चोरी छुपे घुसने की और हमें इस तरीके से धमकाने की। और पे एन और लिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, इसलिए उन लोगों के सिर्फ बोलने मात्र से ही इन लोगों के लिए जमीन हिल जाती है, ये कांपने लगते हैं आगे से। ये दोनों कांपते हुए बस यही कह रहे थे कि ये कैसी भयानक पावर है भाई, जमीन हिलने लगी यहाँ पे। लेकिन दोनों से कहती है तुम्हें लगता है कि हम एक नंबर के बेवकूफ बीस्ट हैं, सिर्फ हम बस मौज काटते रहते हैं हर वक्त, लेकिन हम तुम्हें बता दें कि हम सबसे ज्यादा खतरनाक बीस्ट हैं यहाँ पे। तुम्हें क्या लगा कि तुम अपने प्रेजेंस को यहाँ पे छुपा लोगे तो फिर मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी। वहीं पे ये दोनों जैसे जैसे अपने की प्रेशर को रिलीज करते जा रहे थे, थॉर के लिए टिकना और ज्यादा मुश्किल होते जा रहा था। वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये साले गॉड्स हैं गॉड्स। जिसके बाद ये गॉड क्रिएशन को गाली देते हुए कहते हैं कि साले भड़वे की हिम्मत कैसे हमसे झूठ कहने की, अर्थ पे कोई भी गॉड नहीं है, अगर जिंदा बचे तो उसे जिंदा रहने लायक नहीं छोड़ेंगे हम। वहीं पे हम इन दोनों को देखते हैं जिनकी फट्टी जा रही थी, ये अपने मन के अंदर ये सोच रहे थे कि हमने गलत फैसला लिया यहाँ पे आके, साला जमीन हिल रही है यहाँ पे। फिर इसके बाद थॉर आगे से कहता है कि हम ओडिन पुत्र हैं, इस तरीके से हार नहीं मानने वाले। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम दोनों बेवकूफ लोगों से इस तरीके से हार जाएंगे? और इन दोनों को अभी भी लग रहा था कि एन और लिंग यहाँ पे गॉड है। लिंग आगे से साफ कर देती है कि हम कोई गॉड वॉड नहीं है और ये जगह पूरी तरीके से फॉरबिडन है, अगर कोई बाहर वाला यहाँ पे आएगा तो वो पक्का मरेगा। इसके बाद लिंग यहाँ पे अपनी शॉर्ट को मंगाती है और शॉर्ट को मंगाने के बाद जब वो एक स्लैश मारती है तो उसका स्लैश इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो आधे रियलम को तोड़ ही देती है। वहीं पे लिंग का स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो थॉर के गले को गाल को काट देती है और थॉर आगे से कांपते हुए कहता है कि ये नामुमकिन है, इनके पास यहाँ पे लॉर्ड ऑफ गॉड जितनी पावर। वहीं पे इन दोनों का गला सूख जाता है, आगे से अपना गला घोट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिंग यहाँ पे कम नहीं थी तो फिर एन भी अपनी शॉर्ट को बुला लेती है और वो इनसे कहती है कि चलो भाई तुम लोगों का टाइम हो गया, स्क्रीन टाइम तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। ये दोनों आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि यार हमें बात तो कर लेते, तो पहले तुम्हें नहीं पता क्या, जब भी गॉड्स आपस में लड़ते हैं तो वो पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस पे लिंग हमला करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें मारने के बाद खुद को इंट्रोड्यूस करूंगी। थोड़ा आगे से अपने हैमर को बुलाते हुए कहता है कि ये मत सोचना कि मैं लड़ नहीं सकता, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी के साथ हार जाऊंगा। जिसके बाद थॉर वहां पे अपने हैमर को समन करता है और वो पीछे मुड़ के लोकी से कहता है कि तुम क्या खड़े हो, जादू इस्तेमाल करो अपना। तो फिर लोकी जल्दी से अपने गॉड डोमेन का इस्तेमाल
इस्तेमाल करता है और वहाँ पे एक डोमेन बना लेता है। इस डोमेन के अंदर जो गॉड्स होते हैं वो खुद को यहाँ पे खुद की पावर से नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यानी कि वो यहाँ पे अपनी फुल पावर को रिलीज कर सकते हैं। इसलिए थॉर बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो यहाँ पे अपनी फुल पावर को रिलीज करने वाला था हथौड़े के साथ में। इसलिए लोकी यहाँ पे थॉर को मना करता है कि वो इस डोमेन के अंदर अपनी पूरी फोर्स को रिलीज नहीं कर सकता है, उसकी डोमेन उसकी पूरी ताकत को रोक नहीं पाएगी। लेकिन थॉर को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पे अपनी फुल पावर को रिलीज करना चाहता था। लोकी कहता है कि इस तरीके से तुम पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे, लेकिन थॉर को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो अपने हथौड़े का इस्तेमाल करते हुए लिंग के ऊपर गड़ाम से दे मारता है। वहीं पे ये इतनी ज्यादा पावर रिलीज होती है जिससे इनकी वही फटके चार हो जाती है और अपनी पैंट पीली कर देते हैं। हम देखते हैं कि थॉर ने जहाँ पे अपना हथौड़ा मारा था वहाँ पे भाई इतना बड़ा धमाका हुआ था कि वहाँ पे पूरी तरीके से स्पेस सेटल होकर यूनिवर्स दिखने लगा था। थॉर आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये कौन सा स्पेस है भाई। इसके अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि लिंग उसी स्पेस से रिकवर हो जाती है और पूरी तरीके से ठीक ठाक हो जाती है। जिसपे ये दोनों आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा तो पोसाइडन भी नहीं कर सकता, ये लोग इतने ज्यादा मोटी चमड़ी के कैसे हो सकते हैं। जिसपे लिंग आगे से बताते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे डीमन बीस्ट हैं और हम लोग यहाँ पे यान के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर। इसके बाद लिंग को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है कि अब मुझसे और नहीं सहा जाता, अब हमारी बारी है पूरी ताकत इस्तेमाल करने का। जिसपे ये दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि आगे से एन और लिंग यहाँ पे अपनी शॉर्ट्स को बुला लेती हैं और आगे से युवानिंग वाइड इमॉर्टल मिस्टिक आर्ट्स का इस्तेमाल करने लगती हैं, जो कुछ ज्यादा ही पावरफुल टेक्निक है। थॉर लोकी से कहता है कि जल्दी यहाँ से भागो और किसी को बता देना कि वो यहाँ पे कभी भी ना आए। अर्थात बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं रहे, यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है। लोकी आगे से कहता है कि मैं तुमको यहाँ पे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। तो थॉर आगे से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि उसके पास अपने तरीके हैं यहाँ से बच के निकलने के। लेकिन हम लोग लिंग को देखते हैं जो आगे से कहती है तो तुम यहाँ से भागना चाहते हो। इसके बाद लिंग पलक झपकते ही थॉर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन थॉर उसे डॉज कर लेता है और कहता है कि वो एक नॉर्थन फाइटिंग गॉड है, वो इतनी जल्दी हार नहीं सकता है। लेकिन उसी टाइम पे लिंग उसके पेट के ऊपर एक ही लात मारती है तो यहाँ पे थॉर की चीख निकल जाती है। थॉर का चेहरा बता रहा है कि उसे कितनी खींच के पड़ी है। इसे लोकी की फटी और वो तुरंत यहाँ से भागते हुए कहता है कि हाँ तुम अपना देख लेना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन एन उसको भागते हुए देख लेती है और उससे कहती है कि तुम कहाँ भाग रहे हो। जिसके बाद वो उसके पीछे जाती है तो थॉर लोकी से कहता है भागो लोकी भागो, मेरे लिए नहीं अपनी जान बचाने के लिए भागो। तो फिर लोकी पीछे मुड़ के देखता है तो फिर उसे एन दिखाई देती है जो उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी और लोकी आगे से रोते हुए कहता है मुझे बस घर जाना है, मुझे घर जाना है और मुझे कहीं नहीं जाना। खैर इसके बाद हम लोग थॉर को देखते हैं जो अपने मुंह से एक ब्लू कलर की बॉल बाहर निकालता है और ये बॉल यहाँ पे ओडिन ने थॉर को दी थी, ये कहते हुए कि अगर तुम खतरे में पड़ जाओ तो फिर इसके अंदर मेरी थोड़ी बहुत एनर्जी इसका इस्तेमाल कर लेना। इसलिए थॉर उस एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ पे मैंग और साउलो की डिसाइपल के ऊपर करता है, ये कहते हुए कि ये तुम्हारी वजह से मैं कर रहा हूँ, नहीं मेरा बच्चों के ऊपर हाथ उठाने का कोई भी इरादा नहीं है। वो इन दोनों की हलक में आ जाती है, आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमें क्यों घसीटा भाई इस लड़ाई में, हम तो बच्चे हैं। अनोलिंग की नजर जैसे उसे जेम स्टोन के ऊपर पड़ती है जो कि बच्चों के ऊपर गिरने वाला है तो ये दोनों यहाँ पे जल्दी से साउलो और मैंग के डिसाइपल को कवर कर लेते हैं, ये कहते हुए कि इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं हमारी जान चली जाएगी। खैर इस छोटी सी बॉल के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर थी, यहाँ पे इतना बड़ा धमाका होता है कि इन लोगों का जो फॉरबिडन लैंड था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन एनोलिंग को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि इनकी चमड़ी मोटी है। साउलो का डिसाइपल उन दोनों से पूछता है कि आप दोनों ठीक तो है ना, आपको कहीं चोट तो नहीं आई। तो ये दोनों आगे से बताते हैं कि वो लोग पूरी तरीके से ठीक हैं, अगर इनकी चमड़ी मोटी ना होती तो ये लोग यहाँ पे मारे जाते। खैर इसके बाद इन दोनों को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसे गॉड्स हैं जो कि गॉड ऑफ क्रिएशन के लेवल से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और वो लोग पक्का यहाँ पे गॉड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे होंगे। इसलिए ये दोनों यही फैसला करते हैं कि इन्हें यान को इस बारे में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बता देना चाहिए। लेकिन इसी टाइम पे हम लोग यान को देखते हैं जो पहले एक गॉड के साथ घूम रहा है, वो भी बिना किसी दिक्कत के। अब इसके बाद जाके हमारी मुलाकात यहाँ पे हेनरी से होती है और हेनरी की सबसे पहले नजर एक पोस्टर के ऊपर पड़ती है जो दीवार पे चिपका हुआ था और इस पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ था सुपर अकेडमी हीरो का टीचर बनने के लिए एक निंजा टेक्निक। हेनरी उस पोस्टर को देखते हुए कहता है कि इन लोगों ने मेरी सुपर ह्यूमन अकेडमी को यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी बना दिया है कि कोई भी आ सकता है, बैठ सकता है गद्दी के ऊपर। खैर इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो कि आखिरकार एरो से पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। तो एरो से बड़े प्यार से कहती है क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही मजेदार हो इसीलिए मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। लेकिन वो अंदर से चीखते हुए कहती है मैं तुम्हें फॉलो ही क्यों करूंगी जो तुम्हारे सीने के अंदर दिल ही नहीं है, अगर वो है तो साला वो टंगस्टन से बना हुआ है। और क्योंकि एरोस ने देख ही दिया था कि यहाँ पे यान ने एक फॉर्मेशन बना दी है जिस वजह से कोई भी गॉड अंदर ना ही आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है और सिर्फ यान के पास ही चाबी है इन लोगों के घर वापस जाने की, इसीलिए वो यहाँ पे यान को फॉलो कर रही है। इसके बाद ये अपने पास से सुई निकाल लेती है और यान के ऊपर काला जादू करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। वहीं पे यान एरोस से कहता है अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहती हो तो फिर कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इससे एरोस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यान को शुक्रिया कहती है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि हेनरी इनके बगल से गुजरता है। वहीं पे यान और हेनरी जैसे ही अगल बगल से गुजरते हैं तो फिर इन्हें महसूस हो जाता है कि ये बंदा है मेरे लायक, यही बंदा है, यही मुझे दिलाएगा मजे फाइटिंग के दौरान। अब इसके बाद एरोस यहाँ पे एथेना की तरह बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए यान से कहती है कि तुमने यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाई है तो फिर यहाँ पे दरवाजे की कोई चाबी होगी ना यहाँ से बाहर जाने की। यान उसे कहता है कि हाँ है। तो एरोस से कहती है क्या तुम मुझे दिखा सकते हो ताकि
मैं इसे अपने चैनल के पास लेके जाऊं और तुम्हारे इमॉर्टल वर्ल्ड की तारीफ करूं। तो यान उसे एक अखरोट देता है, ये कहते हैं भाई ये लो। एरोस आगे से हैरान होकर कहती है कि ये क्या चीज है भाई, मुझे भूख नहीं लगी और ना ही मेरे अंदर ओमेगा 3 की कमी है। वहीं पे हम लोग हेनरी को देखते हैं और इसे यहाँ पे जानते हो गॉड्स की खुशबू आ जाती है। हेनरी अपने मन के अंदर सोचता है कि गॉड्स यहाँ पे धरती के ऊपर क्या कर रहे हैं। वहीं पे यान एरोस को बताता है कि ये कोई अखरोट नहीं है, तुम्हारे घर जाने की चाबी है, चाबी। एरोस आगे से कहते हैं मजाक ना करो, इतनी बड़ी फॉर्मेशन की ये अखरोट चाबी कैसे हो सकती है। यान उसे बताता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर फॉर्मेशन बनाते समय हमेशा एक आंख रखी जाती है जो कि एक चाबी की तरह होती है। ये चाबी काफी ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि कई सारे कास्टर कभी कभी फॉर्मेशन का इस्तेमाल अपने ऊपर ही करते हैं और उन्हें जब भी यहाँ पे फॉर्मेशन से बाहर निकलना होता है तो फिर वो लोग इसी चाबी का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये ना हो तो वो हमेशा के लिए फॉर्मेशन के अंदर फंसे रह सकते हैं। लेकिन तभी यान की नजर एरोस के ऊपर पड़ती है तो एरोस अपनी जगह से गायब भी हो गए थे, वो भी पलक झपकते। यान भी अपने मन के अंदर सोचता है कि ये कब गायब हो गई। फिर इसके बाद हम लोग एरोस को देखते हैं जैसे किडनैप कर लिया गया था और इसे रस्सी में बांध के एकदम ऊंची वाली बिल्डिंग पे ले जाया गया था, किसी धक्का ही दे दिया जाएगा। एरोस आगे से घबराते हुए कहती है कि तुम कौन हो भाई, मुझे किडनैप क्यों किया। हम लोग हेनरी को देखते हैं जो कुछ ज्यादा ही सीरियस था। वो आगे से कहता है मुझे गॉड्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, जस्ट लाइक एथिस्ट यानी कि नास्तिक। और वो एरोस से पूछता है कि तुम लोग अर्थ के ऊपर क्या कर रहे हो। इसके बाद वो पट्टी खोलता है ये कहते हुए कि बोलो तो सही। वहीं हेनरी ने पहले यहाँ पे फॉर्मेशन की यानी कि अखरोट को एरोस से ले लिया था और वो उसे पूछता है कि ये क्या चीज है। एरोस आगे से चीखते हुए कहती है कि ये हमारे घर जाने की चाबी है। तो हेनरी उसे कचड़े में फेंक देता है, ये कहते हुए कि अब नहीं है। इसके बाद एरोस यहाँ पे हेनरी से पूछती है कि वो कौन है और जब हेनरी बताता है कि वो हेनरी है तो एरोस के आगे से चीख निकल जाती है और साथ ही में आंसू भी। वो आगे से कहती है कि तुम ही हेनरी हो क्या। तो हेनरी आगे से अपने हाथों में एक यहाँ पे गोल्डन स्पेस बनाता है और वह एरोस से कहता है कि अर्थ यहाँ पे गॉड्स के लिए आने की जगह नहीं है। वहीं पे एरोस आगे से रोते और चीखते हुए कहती है कि ये क्या है चीज, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, मुझे कहीं ना कैद करो, मुझे बताओ क्या करने वाले हो तुम। लेकिन हेनरी उसे वहाँ पे गोल्डन स्पेस के अंदर कैद कर लेता है, ये कहते हुए कि इसके अंदर रहो, यहाँ पे तुम मौज काटो। इसके बाद वो एरोस को एक स्पेस के अंदर कैद कर देता है, ये कहते हुए यहीं पे है तुम्हारा जीवन। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। कर इसके बाद हेनरी यहाँ से चला जाता है और इन लोगों के जाने के बाद वहाँ पे यान आता है। अब मुझे लगता है कि यान को यहाँ पे सब कुछ पता चल चुका है क्योंकि वो आगे से कहता है इंटरेस्टिंग यानी कि मजेदार। इसके बाद हम लोग हेनरी को देखते हैं जो कि एक स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद बेचने वाले से पूछता है कि बता सकते हो दादा सुपर ह्यूमन अकेडमी कहाँ पे है। जिसपे वो बेचने वाला आगे से कहता है कि तुम इस टाइम पे यहाँ पे सुपर ह्यूमन अकेडमी के अंदर जाना चाहते हो, चलो ठीक है, सामने से दाएं मुड़ जाओ, वहीं पे कचड़ा पड़ा है, वही है तुम्हारी अकेडमी। जिसपे हेनरी आगे से हैरान होकर कहता है क्या कचड़ा। इसके बाद हेनरी जब अकेडमी पहुंचता है तो फिर उसका रिएक्शन यहाँ पे एकदम साबित हो जाता है क्योंकि ये जगह कचड़ा ही बन चुकी है। हर जगह चप्पल कचड़ा केला वेला पड़े हुए, मकड़ियों ने जाला बना के घर बना लिया है अपना। हेनरी अपने मन के अंदर सोचता है कि ये मेरी ही अकेडमी है ना, कि मैं किसी पैरेलल यूनिवर्स के अंदर तो नहीं आ गया गलती से। फिर इसके बाद हेनरी यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस पे पहुंचता है तो फिर वो प्रिंसिपल आगे से कहता है कौन आया है भाई। तो हेनरी आगे से कहता है कि मैं यहाँ पे एक टीचर बनने के लिए आया हूँ, इस अकेडमी के अंदर अप्लाई करने के लिए। तो फिर पता चलता है कि यहाँ का प्रिंसिपल और कोई नहीं, हमारा स्क्वाड लीडर ही था। स्क्वाड लीडर आगे से कहता है कि सीरियस हो ना तुम। जिसके बाद वो भागते हुए जाता है और हेनरी को चेयर पे बिठाता है, पेपर लेके आता है, चाय लेके आता है और उससे अंगूठे का नाप लेके वहाँ पे फिंगरप्रिंट पे साइन भी करवा लेता है और आगे से हंसते हुए कहता है आखिरकार कोई तुम्हें मराया अब यहाँ पे। हेनरी आगे से हैरान होकर कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है, ये तो इंडिया के इलेक्शन से भी ज्यादा फास्ट हुआ है। और वो आगे से कहता है कि यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, टेस्ट वेस्ट देना पड़ता है। तो स्क्वाड लीडर आगे से इंडिया के इलेक्शन कमीशन की तरह कहता है यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि बार अंगूठा लगा दिया तो फिर वोट दे दिया, पीछे नहीं हट सकते, फिर चाहे किसी भी पार्टी को दिया हो। जिसपे हेनरी की आंखें बड़ी हो जाती है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन हेनरी आगे से यहाँ पे अब टीचर बनने के लिए मान जाता है तो फिर स्क्वाड लीडर के आगे से खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके बाद स्क्वाड लीडर खुशी के मारे इतना बौखला जाता है और इधर उधर भागते हुए कहता है कि आखिरकार 600 साल बाद किसी ने तो हमारी सुपर ह्यूमन अकेडमी के अंदर एनरोल किया यानी कि एडमिशन लिया। और ये खुशी में इतना ज्यादा बौखला जाता है कि कांच तोड़ के बिल्डिंग से नीचे ही गिर जाता है। हेनरी आगे से घबराते हुए कहता है कि ये मेरी अकेडमी को क्या हो गया है भाई, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे पक्का किसी एलियन ने हमला किया है, इतने ज्यादा नहीं बौखला सकते कि 600 साल में सिर्फ एक बंदा एडमिशन लेने के लिए आया, वो भी वो जिसने बनाया है दी फाउंडर। फिर इसके बाद हम लोग सुपर ह्यूमन अकेडमी की क्लास को देखते हैं जहाँ पे ये लोग ताश खेल रहे थे और इनके ताश खेलने का अंदाज ही अलग था। यहाँ पे इस तरीके से ताश खेल रहे थे कि कौन अकेडमी के अंदर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि यहाँ पे चंगू मंगू आते हैं तो ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर यहाँ पे कोई भी नहीं जीता। इसके बाद ये हरे हेलमेट वाला आगे से यहाँ पे जिहाओ का पत्ता फेंकता है तो सामने वाला आगे से लैंडमिन का पत्ता फेंकता है और बगल वाला कहता है कि ये लैंडमिन जीत गया। जिसपे हरा वाला आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि जिहाओ यहाँ पे लैंडमिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम जीत कैसे सकते हो। जिसके बाद ये दोनों आपस में
लड़ने लगते हैं कि वो स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है। तो साइड से ये वाला बंदा बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम दोनों ही हार गए हो, सारे पत्ते मेरे हुए। अगर वो दोनों हरामी साले आपस में लड़ते हैं तो हमेशा यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इससे कोई भी नहीं बचेगा, इस वजह से तुम दोनों हार गए। जिस पे ये दोनों उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी साइड से ये वाला बंदा आगे से एनोर्डलिंग का यहाँ पे जोड़ीदार पत्ता फेंकता है, जिससे ये जीत जाता है। तो ये दोनों भी कुछ भी नहीं गए थे और ये आगे से हंसते हुए कहता है कि कौन ट्राई करना चाहता है, किसके अंदर है दम, आ जाओ। इसके बाद ये लोग इसी तरीके से खेलते रहते हैं और यहाँ पे अलग अलग पत्ते फेंकते रहते हैं, जैसे कि साउलू, मेंग, बाकी कैरेक्टर्स भी। जो भी जीत रहा था वो आगे से बौखलाते हुए हंसने लगता है, वो भी जीभ निकाल के। इसके बाद ये वाला बंदा आगे से कहता है हंस क्या रहा है बे, जिसके बाद आगे से एकदम खतरनाक पत्ता निकालता है, जो कि था किंग बॉम्ब अपना यानसन। वह पे यान का पत्ता जैसे ही नीचे गिरता है तो हर किसी की बोलती बंद हो जाती है और इसकी चीख निकल जाती है कि मजाक ना करो यार, तुम ये ऐसा पत्ता नहीं निकाल सकते। अब उसी टाइम वहाँ पे पलक झपकते हेनरी आ जाता है, जो कि उन लोगों से कहता है जुआ खेला जा रहा है क्या। इस पे ये लोग आगे से हैरान होते हैं और हेनरी से पूछते हैं कि तुम कौन हो दादा। हेनरी आगे से बताता है कि मैं तुम लोगों का नया टीचर हूँ। जिस पे ये लोग आगे से कहते हैं आर यू कॉमेडी मी, यहाँ पे एक भी टीचर नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था। साला 2 साल हो गए, हमने आज तक एक भी क्लास नहीं ली, कोई टीचर नहीं दिखाई दिया यहाँ पे, और तुम अचानक से आगे कह रहे हो कि तुम टीचर हो। हेनरी आगे से सवाल पूछते हुए कहता है कि यहाँ पे इतने ज्यादा कम लोग क्यों हैं। तो वो बच्चा आगे से कहता है कि यही अच्छी चीज है टीचर। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि उसने सुना था कि सुपर ह्यूमन अकेडमी के अंदर क्लासेस नहीं होती है, इसीलिए उसने यहाँ पे एडमिशन लिया था, नहीं तो वो यहाँ पे कभी भी एडमिशन ना लेता। खैर इसके बाद ये लोग यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि अब यहीं से हम लोग ड्रॉप आउट लेते हैं और आगे चल के बिजनेस करेंगे, मुजरा सेंटर खोलेंगे अपना। लेकिन हेनरी इन लोगों को रोकते हुए कहता है रुको यार, तुम लोगों को यहाँ पे सुपर पावर्स के बारे में काफी कुछ नहीं पता है, सुपर पावर्स बहुत ज्यादा मजेदार हो सकती है। स्टूडेंट आगे से पूछता है टीचर कैसे, तो हेनरी आगे से कहता है अभी बताता हूँ। इसके बाद वो पलक झपकते हैं यहाँ पे क्लास को एक यूनिवर्स के अंदर बदल देता है और इन लोगों को स्पेस के अंदर ले आता है। ये आगे से कांपते हुए कहते हैं कि हमें वापस ले जाओ, हमें सब समझ में आ गया। लेकिन हेनरी आगे से कहता है अभी नहीं, और वो इन लोगों को बताता है वो लोग अपनी सुपर पावर्स के हिसाब से यहाँ पे गैलेक्सी को भी बदल सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। इसके बाद वो इन लोगों को नमूना दिखाता है और वो मून को अपनी मनमर्जी के मुताबिक इधर उधर घुमाने लगता है और वो इनकी पोजीशन बदल देता है। और वो इनसे कहता है गॉड की तरह तुम यहाँ पे किसी भी इंसान की किस्मत, स्पीसीज, यहाँ तक कि अर्थ को भी बदल सकते हो, यहाँ तक कि तुम चुटकी बजा के आधी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आधे यूनिवर्स की जाने ले सकते हो। वहीं पे हम लोग अर्थ पे देखते हैं जहाँ पे एक बच्चा अपनी मॉम से कहता है मॉम वो देखो दिन में भी चांद दिखाई दे रहा है, झूठ बोलती थी। वहीं पे हेनरी जब यहाँ पे मून के साथ खिलवाड़ कर रहा था तो फिर यहाँ पे यान के फॉर्मेशन के अंदर भी थोड़ी बहुत हरकतें होने लगती हैं। यान आगे से कहता है कि ये तो कमाल की चीज है भाई। वहीं पे बिल लोगों की फटके चार हो जाती है। आगे से कहते हैं हमें सब कुछ समझ में आ गया, हमें वापस बुला लो, हमें और कुछ भी नहीं देख रहा। तो हेनरी इन लोगों को दोबारा क्लास के अंदर ले आता है और ये लोग आगे से कांपते हुए हेनरी से पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया। तो हेनरी लोगों को बताता है कि यहाँ पे ऐसे कई सारे सुपर पावर्स हैं जिनके लिए तुम लोग कई सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हो और उन्हें अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे जो तुम्हें पावर्स दिखाए वो तो सिर्फ गॉड की पावर्स का हल्का फुल्का नमूना है। जिसपे ये अपना सर झुका लेते हैं और हेनरी से कहते हैं मास्टर हमें सिखाइए। इस पे हेनरी लोगों से कहता है सिखा दूंगा यार, स्टूडेंट को यहाँ पे घुटने नहीं टेकने चाहिए। इसके बाद हेनरी लोगों को यहाँ पे क्लासेस देना शुरू करता है और वह लोगों को बताता है कि सुपर पावर्स यहाँ पे एक कॉस्मिक मैग्नेटिक फील्ड से आती हैं। जितना ज्यादा तुम इसे सेंस को और मैग्नेटिक फील्ड को समझोगे उतना ज्यादा तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। इसे इन्नेट पावर कहा जाता है और ये तुम्हारे पैदा होने से ही शुरू हो जाती है। एक स्टूडेंट आगे से कहता है हमें घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं, हमको ये कुछ भी फील नहीं होता हमें। हेनरी लोगों को बताता है कि यहाँ पे एक और टाइप की सुपर पावर होती है जिसको ये लोग 30 से पहले यानी कि 30 के होने से पहले एक्वायर कर सकते हैं और वो वाली पावर यहाँ पे इन्नेट पावर से भी ज्यादा कमाल की होती है। और अगर ये लोग थोड़ी सी और ज्यादा कड़ी मेहनत करें तो फिर यहाँ पे कई सारे टाइप्स की पावर्स को भी गेन कर सकते हैं। जिस पे स्टूडेंट आगे से कहता है टीचर मजाक न करिए, हमने सुना है कि यहाँ पे एक बंदे के पास सिर्फ एक ही टाइप की पावर हो सकती है, आप किस टाइप की मल्टीपल पावर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हेनरी इन लोगों को एग्जांपल देता है, वो एक हाथ में आग जलाता है और दूसरे में पानी। जिस पे ये तीनों आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं मजाक नहीं टीचर, मजाक नहीं। एक तो पहली बात ये दोनों एट्रीब्यूट्स एक दूसरे के खिलाफ और आपके पास ये दोनों आए कहाँ से। अच्छा वहाँ इन लोगों ने यान को नहीं देखा, नहीं वो तो 3 निकाल रहा था, कैसे लेजर भी मार रहा था वो। खैर इसके बाद ऑथर हम लोगों को बताता है कि हेनरी ने इसी तरीके से उसे क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिया जिसको उसने खुद बनाया था अपने ही कॉलेज में। खैर हेनरी ने यहाँ पे जो भी चीजें स्टूडेंट को सिखाई तो फिर उसने कई सारे स्टूडेंट को यहाँ पे गेन किया जो कि बगावती थे। लेकिन इसके बावजूद हेनरी की वजह से यहाँ पे 600 साल में जो सुपर ह्यूमन अकेडमी इनएक्टिव थी वो कुछ ही सालों के अंदर दोबारा चालू होना शुरू हो गई। यहाँ तक कि नंबर से स्टूडेंट के भी बढ़ने लगे और भी कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे आने लगे हेनरी की क्लासेस को लेने के लिए, जो कि और कोई नहीं जो ग्रेजुएट हो चुके थे वही थे। और ये भी लोग हैरान हो गए थे कि साला ये तो हमें कभी सिखाया ही नहीं किसी ने। अब इसी बीच हम लोग यान को देखते हैं जो कि एक टैक्सी पकड़ता है। तो टैक्सी वाला यान का ही फैन था और वो यान को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे हैंड वैंड शेक करने लगता है। वो यान से पूछता है कि मैं आपको कहाँ छोड़ दूं। तो यान उसे कहता है कि मुझे सुपर ह्यूमन अकेडमी छोड़ दो। अब उसी टाइम पे यान जब सुपर ह्यूमन अकेडमी जा रहा था तो फिर हम लोग यहाँ पे एथीना को देखते हैं जो कि एरोस को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और वो चिल्ला चिल्ला के पूछ रही थी प्यार की देवी कहाँ हो तुम, कहाँ चली गई। लेकिन एथीना को कोई भी जवाब नहीं आ रहा था और हमें पता चलता है कि एथीना पिछले 2 हफ्तों
हफ्तों से बार में टल्ली पड़ी हुई थी। अब उसी टाइम पे एरोस यहाँ पे एथीना से बात करने लगती है। एथीना को यहाँ पे एरोस की आवाज तो सुनाई दे रही थी लेकिन वो नहीं दिखाई दे रही थी। एथीना आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी आवाज तो आ रही लेकिन तुम नहीं दिखाई दे रही, कहाँ पे चली गई तुम। तो फिर एथीना आगे से रोते हुए बताती है कि यहाँ पे उसको हेनरी ने उसको यहाँ पे अपने 12th डायमेंशन स्पेस के अंदर कैद कर लिया है। अब मैं 12th डायमेंशन के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने भी बार ये पहली बार ही सुना है। एथीना यहाँ पे एरोस से पूछती है कि तुम वहाँ पे कैद कैसे हुए और वहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन एरोस आगे से रोते हुए बस यही कह रहे थे मुझे बचा लो, मुझे निकालो यहाँ से बाहर। लेकिन एथीना घबरा तब जाती है जब उसे पता चलता है कि एरोस को कैद करने वाला और कोई नहीं हेनरी ही था। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहती है कि हम लोगों को यहाँ पे बाकी लोगों को बताना पड़ेगा कि हेनरी यहाँ पे है और वो लोग यहाँ पे हमला करने के लिए ना आए। लेकिन एरोस आगे से रोते हुए बताती है कि नहीं नहीं, तुम्हें पहले मुझे बचाना पड़ेगा और हमें बाकी लोगों को भी बताना पड़ेगा कि वो लोग अर्थ के ऊपर ना आए, क्योंकि यहाँ पे हेनरी से भी ज्यादा बहुत पावरफुल एक बंदा रहता है जो कि हेनरी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इस पे एथीना आगे से घबराते हुए कहती है कि ये ना कहो कि यहाँ पे दो दानव है जो हमें यहाँ पे मार सकते हैं। लेकिन एरोस आगे से रोते हुए कहती है कि सच्चाई यही है कि अर्थ अब और भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी हो गई है। हम लोगों को अपनी फैमिलीज को बताना पड़ेगा कि वो लोग यहाँ पे ना आए, नहीं तो वो भी मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। इसलिए एथीना भागते हुए एक फोन बूथ पे जाती है और नंबर डायल करती है। और नंबर जानते हो क्या था? 3838-438। मिला के देख लो, शायद से तुम्हारी मुलाकात डिवाइन सर्विस लाइन से हो जाए और तुम भी शायद से ओडिन या फिर जियोस से बात कर पाओ। खैर डिवाइन सर्विस लाइन के जो सर्विस वाले थे वो आगे से कहते हैं हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। पहली बात, आपको ये नंबर कहाँ से मिला? अर्थ से कॉल आ रहा है ये। तो एथीना आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि ये सर्विस एथीना ने मंगाई है, मेरी जरूरत है यहाँ पे। इस पे सर्विस वाला आगे से कहता है यस यस गॉडेस ऑफ विजडम, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? इस पे एथीना आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि नौटंकी बंद करो, सबसे पहले फादर को जाकर ये बता दो कि वो अर्थ के ऊपर हमला ना करे। अर्थ बहुत ज्यादा डेंजरस प्लेस है और यहाँ पे मौत का नंगा नाच हो सकता है। इस पे सर्विस वाला आगे से कहता है गॉडेस एथीना आप लेट हैं, आपके पिताश्री पहले ही निकल चुके हैं। हम लोगों ने गॉड ऑफ क्रिएशन को दोबारा पकड़ लिया था और उसे माइंड रीडिंग चेयर के ऊपर बैठा के सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली और हमें जैसे ही पता चला कि काले लिबास वाला मुंडा हेनरी नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए हमलेबाजी के लिए। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जियोस ना स्टारशिप्स का इस्तेमाल कर रहे थे हमला करने के लिए, ये बादलों का इस्तेमाल नहीं करते। दे आर टेक्नोलॉइज्ड। बाय द वे ये निकल तो चुके हैं लेकिन सिर्फ मौत की राह पे। जानते हो मुझे यहाँ पे स्टोरी लाइन से कोई लेना देना नहीं है, बस मजा आ रहा है। देख रहे हो गॉड्स यहाँ पे स्टारशिप का इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर टेक्नोलॉइज्ड। इसके बाद हम लोग थॉर और लोकी को देखते हैं और उनके हालात यहाँ पे एरोस और एथीना से भी बुरे थे। इनके भाई कुटाई की गई थी और एकदम सूजे हुए थे। ये भी आगे से डिवाइन सर्विस लाइन पे ही कॉल लगा रहे थे और कह रहे थे कि डैड फोन उठा लो प्लीज। सर्विस वाला आगे से कहता है हाउ कैन आई हेल्प यू, जिस पे ये दोनों आगे से रोते हुए कहते हैं कि थॉर बोल रहा हो, लोकी कहता है कि लोकी बोल रहा हो। हम लोग अर्थ पे आए ही थे कि उससे पहले ही हमारी मुलाकातों से ज्यादा मुक्कालात हो गए, हम लोग बुरी तरीके से घायल पड़े हैं यहाँ पे। थॉर भी आगे से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि अर्थ काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, डैड से कह देना कि वो लोग यहाँ पे ना आए, नहीं तो अर्थ यहाँ पे उनके लिए कबर बन जाएगी, वो यहीं पे दफन होंगे। इसे तो वो सर्विस लाइन वाला भी हैरान हो जाता है कि क्या मजाक चल रहा है, दो गॉड यहाँ पे एक ही कंप्लेन कर रहे हैं। खैर इसके बाद ये दोनों आगे से रोते हुए बताते हैं कि अर्थ के ऊपर एक कॉलेज है जिसको यहाँ पे इमॉर्टल कल्टीवेशन कहा गया है। साले उनके गार्डियन यहाँ पे कॉम्बैक्ट गॉड जितने स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से उन्होंने कहा कि उनका यहाँ पे एक लॉर्ड भी है जिसका नाम यैन है और वो उन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, यहाँ तक कि वो हेनरी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और थॉर आखिर में यही कहता है कि प्लीज फादर से कह देना कि वो यहाँ पे ना आए, नहीं तो हमारे साथ वो भी पीटे जा सकते हैं, और उनसे ये कह देना कि हमें घर बुला ले, हम लोग मार खा रहे हैं यहाँ पे। सर्विस लाइन वाला आगे से कहता है मास्टर थॉर आप बस थोड़े से लेट हैं, आपके पिताश्री, आपके अंकल, आपकी आंट, आपकी भाभी, आपकी बड़ी भाभी, आपके ग्रेट अंकल और आपके ग्रेट 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 अंकल वो सब यहाँ से निकल चुके हैं और मुझे लगता है कि वो इतनी समय आधे रास्ते पे होंगे जहाँ पे वो जियोस के स्टारशिप को ढूंढना चाह रहे होंगे लड़ाई करने के लिए। जिस पे ये दोनों आगे से चीख मार देते हैं, ये कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे ही हमारे हलक में अटके हुए हैं, ये लोग और ज्यादा मुसीबत बढ़ा रहे हैं जियोस के साथ फाइट करके। वहीं पे हम लोग ओडिन को भी देखते हैं और ये भी आगे से स्टारशिप का इस्तेमाल कर रहे थे लड़ाई दंगा करने के लिए। जिसके बाद हम लोग जियोस और ओडिन को देखते हैं और ये लड़ाई दंगा करने के लिए फुल मूड में थे। इन्हें ये पता नहीं है कि इनसे ज्यादा मूड में अर्थ पे है दो लोग जो लड़ना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग एथीना को देखते हैं जो आगे से रो रही थी, ये कहते हुए कि अब वो क्या करेगी, अब वो क्या करेगी। लेकिन उसी टाइम वहाँ पे एक पंच आता है जो कि फोन बूथ को तोड़ देता है। ये और कोई नहीं उसी बार का मैनेजर था जहाँ पे एथीना 2 हफ्तों तक दारू पी रही थी। मैनेजर यहाँ पे एथीना से कहता है कि मैं 2 हफ्तों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुमने क्लब के अंदर दबा के दारू की और बिना पैसे दिए वहाँ से भाग गई, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? एथीना आगे से कहती है कि मैंने वहाँ पे सोना चांदी छोड़ा था। जिस पे मैनेजर आगे से कहता है किसे चाहिए सोना चांदी, हम लोगों को चाहिए स्पिरिचुअल स्टोन, हरे हरे जो चमकते हैं। और वो एथीना का कॉलर पकड़ के कहता है स्पिरिचुअल स्टोन, स्पिरिचुअल स्टोन। एथीना आगे से कहती है ये स्पिरिचुअल स्टोन क्या चीज होता है भाई? तो मैनेजर उसका कॉलर दोबारा पकड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है हरे हरे जो चमकते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दिया आज तक कभी? जिसके बाद वो चंगू मंगू की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये जगह इमॉर्टल एकेडमी की प्रॉपर्टी है, ऐसा लगता है कि तुम जीने से थक गई हो तभी यहाँ पे उधार देके भाग रही हो। जिस पे एथीना आगे से घबरा जाती है और वो कांपते हुए पूछती है कि अब वो क्या करे, उसके पास तो पैसे ही नहीं है। इस पे मैनेजर आगे से कहता है एक तरीका है हमारे पास। इसके बाद वो एथीना को इमॉर्टल एकेडमी
एकेडमी लेके जाता है साफ सफाई वाले कपड़ों में। वहीं पे एथीना के जैसे ही यहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी के ऊपर पड़ती है कि कुछ लोग यहाँ पे स्वॉर्ड से उड़े बिना मैजिक के इस्तेमाल के, तो वो आगे से चिल्लाते हुए कहती है ये कौन सी जगह है भाई, हेवन में तो नहीं आ गए हम लोग। खैर मैनेजर यहाँ पे एथीना को डायरेक्ट हेवनली प्रिजन लेके आया था जहाँ पे जिया और लैन बिन कैद हैं। मैनेजर जाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे 2 हफ्तों के लिए पूरी बिल्डिंग को साफ सफाई करोगे और एक भी कमरा छूटना नहीं चाहिए। और वो साथ ही में वार्निंग देके जाता है कि किसी भी सील और फिर किसी भी पेपर को छूना नहीं तो फिर तो एक बहुत बड़ा बवाल होगा और हर किसी को यहाँ पे उस बवाल की कीमत चुकानी पड़ेगी। दे आर टॉकिंग अबाउट लैन बिन एंड जी हाओ, क्योंकि ये जब भी लड़ते हैं तो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करते हैं। खैर हम लोग एथीना को देखते हैं जिसकी भाई फटी पड़ी थी, ये कांपते हुए चल रही थी, यही सोचते हुए ये कैसी जगह आ गई मैं। ये कांपते हुए कहती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा डरावनी है, मुझे बस घर वापस जाना है, मदिरा पीनी है मुझे, इससे दारू अभी भी नहीं छूट रही। उसी टाइम पे एथीना की नजर उस सील के ऊपर पड़ती है जिसके पीछे लैन बिन और जी हाओ कैद है और वो डर के मारे चीख उठती है क्योंकि इसे प्रिजन के अंदर से बहुत ज्यादा जोरों से रोने की आवाज आ रही थी। खैर इसके बाद ये खुद को शांत करती है और अंदर झांकते हुए कहती है कौन है यहाँ पे, मैं मदद कर सकती हूँ। इसके बाद एथीना जब अंदर झांकती है तो फिर से दिखाई देते हैं लैन बिन एंड जी हाओ विद द फीमेल वर्जन। हाँ लड़की बन चुके हैं ये इतने टाइम पे, सिर्फ एथीना को धोखा देने के लिए, चूरन देने के लिए उसे। एथीना भी आगे से हैरान होते हुए कहती है कि ये क्या चीज है भाई, ऐसे इन्हें कौन कैद करता है। एथीना अपने मन के अंदर यही सोचती है कि मैनेजर ने तो बोला था कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग लॉक्ड हैं जो कि बहुत ज्यादा हरामी और कमीने हैं, यहाँ पे औरतें कैसे हो सकती हैं। हम लोग जिहाओ को देखते हैं और इसने भाई यहाँ पे ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दी थी। आगे से रोते हुए कहती है मदद करो, हम लोग यहाँ पे किडनैप होके आए हैं, हम लोग माउंटेन पे सिर्फ मशरूम लेने के लिए गए थे लेकिन अचानक से कुछ लोग आए और हमें पकड़ के यहाँ पे ले आए। इस पे एथीना को गुस्सा आता है, वो आगे से कहती है कि एकेडमी बाहर से यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी बनती है और पीछे से यहाँ पे औरतों को किडनैप करती है। जिहाओ यहीं पे नहीं रुकता है, वो आगे से ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देता है ये कहते हुए कि ये लोग इतना ही नहीं करते हैं, इन्होंने ये भी कहा कि ये हम लोगों को बेच देंगे एलियंस को बीवी के तौर पे, जिसके बाद वो हमारे साथ उल्टा सीधा हरकतें करेंगे। इस पे एथीना का गुस्सा और ज्यादा बढ़ते है, वो आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, वो लोग कैसे यहाँ पे तुम लोगों को एलियंस को बेच सकते हैं, बिल्कुल भी मैं इसके खिलाफ हूँ। इसके बाद वो इन लोगों से पूछती है कि मैं तुम लोगों की कैसे मदद कर सकती हूँ। तो जिहाओ आगे से कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करता, ये दरवाजे के ऊपर जो सील लगी हुई है इसे बस फाड़ देना है। एथीना पहले तो सोचती है लेकिन जानते ही हो अगर यहाँ पे एक मर्द होता जो कि कह देता है कि ये मेरी किडनी निकाल देंगे, टट्टे बेच देंगे मेरे, तो ये मदद ना करती, ये कहते हुए झूठ बोल रहा है। बट एज यू नो ये औरतों के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसे करते हैं, इसीलिए एथीना बिना किसी दिक्कत के उस सील को हटा देती है। उसे सील को हटाते हुए महसूस भी हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, बट यू नो पीछे से ये दोनों और भी ज्यादा रोने गाने लगते हैं, एकदम कपड़े वपड़े फाड़ने लगते हैं, ये कहते हुए कि हम लोग एलियंस के साथ शादी नहीं करना चाहते, हम लोगों को मार दो, हम लोग इस तरीके से नहीं जीना चाहते। जिससे एथीना को और भी ज्यादा जोश आ जाता है, जिसके बाद वो सील को फाड़ देती है ये कहते हुए बिल्कुल सही, औरतों को यहाँ पे किडनैप करना बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। जिसके बाद वो इन लोगों से कहने ही वाली थी कि तुम लोग आजाद हो, लेकिन उससे पहले ये जिहाओ एथीना का मुंह पकड़ लेता है और आगे से हंसने लगता है, ये कहते हैं फ्रीडम, आजादी। इस पे एथीना लोगों से कहती है कि तुम तो लड़के हो। तो लैन बिन आगे से कहता है कि हम लोग जब गला फाड़ फाड़ के रो रहे थे तब तुम्हें हमारा एडम एप्पल नहीं दिखा, वही जो गले के बीच में रहता है, तुम इतनी बेवड़ी हो तो फिर हम लोग क्या करें, हमें तुम्हें फंसाना ही पड़ा। एथीना अपने मन के अंदर यही सोच रही थी कि साला मैं भले यहाँ पे कोई फाइटिंग गॉड नहीं हूँ लेकिन इसके बावजूद गॉड तो हूँ, मैंने आसानी के साथ हरा सकती हूँ, लेकिन ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। जिहाओ उसे कहता है कि तुम यही सोच रही हो कि हम तो बस एक ऑर्डिनरी क्रिएटर्स हैं, हम तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जब मैं किसी ताकतवर से मिलूं तो मैं उतना ही ताकतवर हो जाता हूँ। जिसके बाद वो एथीना से पूछते हैं कि कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं। एथीना आगे से कहती है मुझे नहीं पता, मैंने तो यहाँ पे ना आने के लिए बोला है, वो लोग खुद ही आ रहे हैं मरने के लिए। जिसके बाद ये दोनों एथीना को उसी जेल के अंदर बंद कर देते हैं और सील भी लगा देते हैं। जी हो जाते हुए एथीना से कहता है कि तुम गॉडेस ऑफ विजडम हो, लेकिन मेरी नजर में तुम गॉडेस ऑफ डम हो, यानी कि मंद बुद्धि। वो पे एथीना का रिएक्शन देखो, वो बस देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, कुछ कर नहीं रही, जस्ट लेट इट हैपन। वो पे हम इन दोनों को देखते हैं और ये पहली बार आपस में लड़ रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि लड़ाई आने वाली है, मजा आएगा, जिसके लिए लोग फुल रेडी थे। इसके बाद अगला सीन इंडियन के कमरे का होता है जहाँ पे हम इन 6 के 6 को देखते हैं और ये पिछले 600 सालों से इसी तरीके से लटके हुए हैं, इनके घुटनों में भी दर्द नहीं होता। तो उसी टाइम पे मेगाजॉर्ड को दिखाई देता है कि सालों इनसे मिलने के लिए आई हुई है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।